सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 61। वांग चेंग काई ने अपना मुंह खोला, सचमुच अवाक। काफी देर बाद आखिरकार उसने आह भरी, आखिरकार हम परिवार हैं। सच कहूं तो अगर मुझे पता न चलता कि यह लड़का बाहरी लोगों के साथ सांठ-गांठ कर रहा है तो मैं उसे इस तरह बाहर नहीं करना चाहता। वांग युदाओ ने कुछ नहीं कहा। ऐसे पारिवारिक मामलों में वह दखल नहीं दे सकता था। बेशक उसे बस ये जानना था कि कौन उसके लिए अच्छा है और कौन उसके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। एक बार जब उसने ये तय कर लिया तो उसे किसी और चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूर। कुछ ही देर बाद वांग ताओ वांग जियाशेंग को ले आया। वांग जियाशेंग पहले तो उलझन में था, लेकिन वांग युदाओ को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और उसने उसके साथ चलने के लिए अपनी गति तेज कर दी। तो तुम आ गए। मुझे लगा था कि तुम अभी तक नहीं आए हो। दूसरे अंकल, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वांग ताओ थोड़ा स्तब्ध था। वह वांग चेंग काई को शर्मिंदा करने के लिए वांग जियाशेंग को बुलाने की सोच रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग जियाशेंग उसके पास पहुंचने से पहले ही वांग युदाओ नाम के इस व्यक्ति का अभिवादन करना शुरू कर देगा। और देखने में तो वह बहुत खुश लग रहा था। खुश? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह सिर्फ एक दवाखाना क्लर्क नहीं था? वह वांग जियाशेंग को इतना खुश कैसे कर सकता था? जाहिर है हम एक दूसरे को जानते हैं। तो जिस व्यक्ति का तुमने पहले जिक्र किया था वह वांग युदाओ था। वांग जियाशेंग ने भौहें चढ़ाईं। अब उसे साफ समझ आ गया था। वह पहले व्यस्त था और उसे पता ही नहीं था कि वांग युदाओ आ चुका है, और वांग चेंग काई ने भी उसे नहीं बताया था। अरे दूसरे चाचा, यह एक गलतफहमी है। भले ही वांग ताओ का दिमाग धीमा था, लेकिन वह जानता था कि इस मामले में कुछ अजीब है। हम पापा, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। क्या आपने नहीं कहा था कि इस मामले पर बात नहीं की जा सकती? इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वांग चेंग काई अब एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था, कुछ पछतावे से भरा हुआ लग रहा था। वांग युदाओ का मुंह बिचका। धिक्कार है, उसे भविष्य में इस आदमी पर नज़र रखनी होगी, कहीं ऐसा न हो कि वह बिक जाए और फिर भी उसके लिए पैसे गिनता रहे। यह आदमी अपनी गलतियां सुधार सकता था और मिलनसार भी था। ऐसा इंसान एक बेहतरीन व्यापारी बन सकता है। जो क्यानरोंग, जो पास खड़ी थी, थोड़ा रुकी। एक मामला और ऐसा जो कहा नहीं जा सकता था। उसे ध्यान से सुनना था। उसके कान तुरंत खड़े हो गए। ओह! वांग जियाशेंग ने सिर हिलाया, फिर वांग ताओ की ओर मुड़कर धीरे से कहा, जियाओ ताओ, तुम्हें अपना गुस्सा बदलना होगा। वैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारे दादाजी इस बार इसलिए वापस आ पाए क्योंकि वांग युदाओ ने उनका इलाज किया था। अगर वह न होते तो शायद तुम अब अपने दादाजी को नहीं देख पाते। तो वह तुम्हारे दादाजी का रक्षक है। धमाका! वांग ताओ का सिर घूम गया। वांग योदाओ ने उसका क्या किया? रक्षक? ये शब्द बार बार उसके दिमाग में कौंध रहे थे, जिससे वह कुछ स्तब्ध सा हो गया। लेकिन बड़े भाई चेंग काई ने तो कहा था कि वह सिर्फ एक दवाखाना क्लर्क है। वह सचमुच एक दवाखाना क्लर्क है, और पिछली बार निर्देशक जियांग ने उससे अकेले में मदद मांगी थी। वांग जियाशेंग ने समझाया। वांग ताओ ने अपना मुंह खोला। कुछ पल के लिए वह कुछ समझ नहीं पाया। जियाओ ताओ, जब तुम लोगों के साथ व्यवहार करो तो उन्हें कभी भी रंगीन चश्मे से मत देखो, वरना तुम हमेशा उन्हें गलत समझोगे। पहले तुम जाओ, बाकी के बारे में अपने पिता से पूछ लेना। ओह! वांग ताओ ने सिर हिलाया। उसकी नज़रें कुछ धुंधली थीं और उसने वांग युदाओ की तरफ देखा जो अभी भी सोफे पर बैठा था। फिर उसने अपना चक्करदार सिर झटक लिया और चला गया। और जो कियानरोंग, जो बगल में बैठा था, उसे भी मानो बिजली का झटका लगा हो, सोफे पर बेसुध बैठा था। वांग युदाओ असल में ओल्ड मास्टर वांग का रक्षक था। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि इसका क्या मतलब है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर वह ओल्ड मास्टर वांग की रक्षक होती तो जो परिवार अब पूरी तरह से वांग परिवार इस बड़े पेड़ पर भरोसा कर सकता था। उसने निगल लिया, फिर वांग युदाओ को देखा और फिर वांग चेंग काई को। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग चेंग काई और वांग युदाओ और वांग चेंग काई ने वांग युदाओ के साथ कोई अकड़ नहीं दिखाई। तो यह इसी मामले की वजह से था। चेंग काई, भविष्य में जियाओ ताओ की और मदद करना। आखिरकार परिवार को तुम दोनों पर निर्भर रहना ही होगा। हालांकि उसके कुछ छोटे इरादे हैं, लेकिन उसका स्वभाव बुरा नहीं है। वांग जियाशेंग ने आह भरी। वह और वांग जियागुओ सगे भाई थे और उनके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहे थे, लेकिन अंततः यह इसी परिवार के लिए था। और हालांकि वांग चेंग काई और वांग ताओ सगे भाई नहीं थे, फिर भी वे परिवार ही थे। जब तक वे परिवार को विभाजित नहीं करते, और वांग परिवार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए परिवार को विभाजित करना असंभव था। भविष्य में एक दूसरे का समर्थन करके ही वे पारिवारिक व्यवसाय को बनाए रख सकते थे। मैं समझ गया। वांग चेंग काई ने सिर हिलाया। कहावत है, बेटे को उसके पिता से बेहतर कोई नहीं जानता, और इसका उल्टा भी सच है। ठीक है, तो तुम दोनों बातें करो। युदाओ, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो चेंग काई को बताना। बूढ़े मास्टर वांग को भविष्य में भी तुम पर निर्भर रहना पड़ेगा। ओह ठीक है,
ओल्ड मास्टर वांग ने कहा है कि वह थोड़ी देर में बाहर आकर मेहमानों से मिलना चाहते हैं। उन्हें वांग युदाओ की ओल्ड मास्टर वांग से हुई पिछली बातचीत के बारे में भी पता था और उनका उत्साह साफ जाहिर था। अगर आज का भोज न होता तो वह वांग युदाओ को धन्यवाद देने के लिए ज़रूर एक तरफ बुलाते। जहां तक जाना है ये वांग युदाओ को तय करना होगा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। वांग जियाशेंग की बात का मतलब भी समझ गए। ओल्ड मास्टर वांग के बाहर आने का मतलब शायद ये था कि उन्हें उनकी बातों पर यकीन था और उनका आना भी यहाँ कुछ लोगों को आश्वस्त करने के लिए ही होना चाहिए था। आखिरकार अगर कोई मरीज अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लोगों से मिल भी नहीं सकता तो उसकी रिकवरी कैसी होगी। वांग जियाशेंग को पीछे हटते देखकर वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति सचमुच उम्मीद कर रहा था कि वांग परिवार में सामंजस्य हो सकता है और वह स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं था। वह शायद अच्छी तरह जानता था कि वांग ताओ क्या सोच रहा था। उसने वांग चेंगकाई से वांग ताओ को अच्छी तरह सिखाने के लिए कहने का कारण भी शायद यही था। वांग चेंगकाई के लिए विचार। वांग जियाशेंग और वांग जियागुओ दोनों का एक एक बेटा था, जिसका मतलब था कि भविष्य में वांग परिवार का पूरा कारोबार वांग ताओ और वांग चेंगकाई के हाथों में आ जाएगा। अगर वांग ताओ सचमुच बिगड़ गया और उनके खिलाफ हो गया तो वे उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे और शायद उसकी विरासत भी रोक लेंगे। ऐसी स्थिति में वांग चेंगकाई शायद थक जाएगा। इसलिए ये देखकर इस पिता ने शायद पहले ही यह सोच लिया था, इसीलिए उसने वांग चेंगकाई और वांग ताओ से अपने रिश्ते को अच्छी तरह से संभालने के लिए कहा ताकि वांग परिवार का पूरा कारोबार अकेले उसके कंधों पर न आ जाए। आखिरकार सबसे मूर्ख व्यक्ति की भी अपनी खूबियां होती हैं। जो क्यानरोंग ने चुपके से वांग युदाओ की ओर देखा, संदेह से भरी हुई। ये सही है, इस आदमी का वुमीजी पर कोई ना कोई मंसूबा जरूर होगा, वरना वह फार्मेसी में काम करने के लिए खुद को क्यों झुकाएगा। हाँ, उसे चेतावनी देने के लिए समय निकालना जरूरी था। जो क्यानरोंग ने सोचा, ये भी नहीं देखा कि उसके विचार क्यों इस मामले पर बार बार लौटते रहे। आखिरकार बूढ़े मास्टर वांग बाहर आ ही गए। वांग युदाओ जल्दी से एक कोने में छिप गए, इस डर से कि कहीं बूढ़ा आदमी उलझन में उनका नाम न पुकार ले। आखिरकार वह अभी भी थोड़े बेचैन थे क्योंकि वांग चेंगकाई वांग परिवार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए जब बूढ़े मास्टर वांग बाहर आए तो वह भी जल्दी से उनका साथ देने चले गए। हालांकि बूढ़े मास्टर वांग को अभी भी सहारे की जरूरत थी, लेकिन उनका रंग रूप अपेक्षाकृत स्वस्थ लग रहा था। और जैसे ही वह प्रकट हुए, जो लोग बकबक कर रहे थे वे आखिरकार चुप हो गए। जब तक बूढ़े ने अपनी अंतिम सांस नहीं ली थी, तब तक पूरे वांग परिवार के उद्योग के लिए अंतिम निर्णय वही लेते थे। बेशक कुछ लोग पहले ही समझ चुके थे कि हालांकि बूढ़े मास्टर वांग अभी जीवित हैं, लेकिन शायद वे ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, इसलिए जो लोग कार्रवाई करने में धीमे थे वे अब संपर्क बनाने लगे थे। बेशक समझदार लोगों ने वास्तव में वांग जियाशेंग और वांग जियागुओ से निजी तौर पर संपर्क किया ही था। जहां तक इन दोनों भाइयों के असली इरादे का सवाल है, आम लोग कैसे जान पाएंगे। इस तरह का उच्च स्तरीय सीधे शब्दों में कहें तो भोज व्यापारियों के एक समूह के लिए एक सेमिनार था। वांग युदाओ एक कोने में दुबका हुआ खाना खा रहा था और धीरे से बोला, अगर तुम देखती रहोगी तो मुझे तुमसे पैसे लेने पड़ेंगे। जो क्यानरोंग आश्चर्य से उछल पड़ी, फिर अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए जल्दी से अपना प्याला ऊपर उठाया। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। उसने प्याला नीचे रखा और झुंझलाते हुए कहा, वांग युदाओ, मेरे पास तुमसे एक सवाल है और तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। और सच सच जवाब दो। वांग युदाओ ने गंभीर जो क्यानरोंग की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि इस लड़की ने जरूर गलत दवा ले ली होगी। लगता है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है ना। लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया, ये देखने के लिए कि वह क्या कहेगी। क्या तुम्हें मेरी चाची में दिलचस्पी है। वांग युदाओ का हाथ तुरंत जम गया। फिर वह कल्पनाशील जो की ओर देखने लगा। क्यानरोंग। एक लंबे विराम के बाद आखिरकार उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। तुम। जो क्यानरोंग ने दांत पीसते हुए मेज से एक सेब उठाया और उसे फेंक दिया। वांग परिवार का भोज वांग युदाओ के लिए बस एक अंतराल था, ऐसा जीवन उसे अब भी दूर की बात लग रहा था। वांग चेंगकाई उसके प्रति काफी दोस्ताना व्यवहार कर रहा था और उसने कार्यक्रम के दौरान वांग जियागुओ से भी मुलाकात की। वांग युदाओ की उस आदमी के बारे में अच्छी राय नहीं थी। शाम को दुकान अपेक्षाकृत शांत थी। वांग युदाओ छोटे से स्टोर रूम में आंखें बंद किए दुबका हुआ था। उसके मन में वह जानी पहचानी यांत्रिक आवाज एक बार फिर उभरी। आपने एक मिशन स्वीकार किया है, 24 घंटों के भीतर कम से कम 100 ग्राम ताज़ा परसलेन का सेवन करें। इनाम 10 मेडिसिन पॉइंट्स। तत्काल सूचना, यदि मेज़बान एक दिन के भीतर मेडिसिन पॉइंट्स की भरपाई नहीं करता है तो सिस्टम उसकी रैंक का पुनर्मूल्यांकन करेगा। वांग युदाओ की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अरे बाप रे, ऐसी कोई चीज़ है। लगता है उसकी पिछली चिंताएं बेबुनियाद नहीं थीं। पिछली बार उसने कुल 10 मेडिसिन पॉइंट्स इस्तेमाल किए थे।
इस हिसाब से क्या अब से उसके मिशन एक के बाद एक नहीं होंगे, और हर मिशन दवाखाने के बारे में होगा, दवाखाने के बारे में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वह चलता फिरता दवाखाना बन जाएगा। कौन जाने, शायद वह जहां भी जाएगा वहां एक औषधीय सुगंध भी फैलाएगा। माथा दबाते हुए वांग युदाओ को थोड़ा सिर दर्द हुआ, लेकिन असल में पर्सलेन क्या है, बहुत सोचने के बाद भी वह समझ नहीं पाया। उसने तुरंत अपना टूटा फूटा फोन निकाला और जल्दी से उसे ढूंढा। तभी वांग युदाओ को एहसास हुआ कि यह चीज़ असल में एक पारंपरिक चीनी औषधीय जड़ी बूटी है। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह एक जंगली सब्जी थी। ओह हाँ, ऐसा लगता है कि उसने बचपन में इसे खाया होगा। वांग युदाओ के दिमाग में एक विचार कौंधा। हालांकि मिशन में कहा गया था कि उसे ताज़ा पर्सलेन चाहिए, यानी जंगली सब्जी की तरह खाई जाने वाली, न कि दवा के लिए सुखा जाने वाली। अब इतने बड़े शहर में उसे पर्सलेन कहाँ से मिलेगा? अगली सुबह वांग युदाओ जल्दी उठ गया। पर्सलेन सिर्फ जंगल में ही उगता है और शायद अब वह उसे पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए उसके हिसाब से यह मिशन पिछले मिशनों से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर उसने कोई गलत चीज़ खा ली तो उसकी जान जा सकती थी। काफ़ी देर सोचने के बाद वांग युदाओ ने वांग चेंगकाई को फ़ोन करने का फैसला किया। उसे काम करना था और यह चीज़ कहीं और नहीं मिल रही थी। उसे नहीं पता था कि सुपरमार्केट में यह मिलता है या नहीं, लेकिन शायद नहीं। उसने वांग चेंगकाई को फ़ोन किया और उसे खास निर्देश दिए। बेशक पर्सलेन का जिक्र करने के बाद उसने कई और जड़ी बूटियों का भी जिक्र किया, लेकिन उसने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि पर्सलेन ताज़ा तोड़ा हुआ होना चाहिए। बेशक वांग युदाओ के लिए बहाना बनाना आसान था, क्योंकि वह ओल्ड मास्टर वांग के लिए दवा की जांच का बहाना बना सकता था। और जैसे ही वांग युदाओ ने यह कहा, वांग चेंगकाई का गुस्सा तुरंत बंद हो गया। वो मीज़ी सुबह नहीं आई, जो वांग युदाओ को थोड़ा अजीब लगा। उसके पास दवा की दुकान के पास से नाश्ता खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। लगभग 10 बजे तक वो मीज़ी धीरे धीरे दवा की दुकान की ओर नहीं बढ़ी। वांग युदाओ ने देखा कि वो मीज़ी का रंग थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठीक से नींद नहीं आई हो। दुकान में जाते हुए उसने वांग युदाओ पर बस एक नज़र डाली। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। वांग युदाओ को शक हुआ, लेकिन किसी वजह से उसकी ज़बान पर से शब्द निकल नहीं रहे थे। कुछ ही देर में वांग चेंगकाई गाड़ी चलाकर वहां आया और वांग युदाओ के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा थैला भी ले आया। वांग युदाओ के चेहरे के भाव बदल गए। उसने प्लास्टिक की थैली में रखी चीज़ों को देखा और तुरंत पहचान लिया। वह सचमुच कुल्फा था। हालांकि कुल्फा के अलावा वह आदमी और भी बहुत सी औषधीय जड़ी बूटियां लाया था, और मात्रा देखकर लग रहा था कि वह सचमुच बहुत ज़्यादा थी। भाई वांग, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं शेनॉन का 100 जड़ी बूटियां चखना एक किंवदंती समझता था, लेकिन अब तुम्हें खुद दवा का परीक्षण करने की तैयारी करते देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। भाई, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। वांग चेंगकाई ने सामान वांग युदाओ के हाथों में थमा दिया, फिर हतप्रभ वू मीज़ी का अभिवादन किया और फिर जल्दी से गाड़ी चलाकर चला गया। वांग युदाओ वहीं खड़ा रहा, जमीन पर बिखरी जड़ी बूटियों को देखता रहा। धिक्कार है उस आदमी पर जिसने दवा के परीक्षण के बारे में कुछ कहा। मैंने तो नहीं कहा था कि मैं दवा का परीक्षण कर रहा हूँ, ठीक है? इतनी ज़बरदस्त कल्पनाशक्ति नहीं है, ठीक है? उसने औषधीय जड़ी बूटियाँ क्यों भेजीं? हालांकि वो मीज़ी ने पहले सिर्फ नर्सिंग की पढ़ाई की थी, फिर भी वह पारंपरिक चीनी औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, और उनकी अनोखी खुशबू दूर से भी महसूस की जा सकती थी। वांग युदाओ ने अजीब सी हंसी हंसी, फिर पिछली घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें स्वाभाविक रूप से पर्सलेन भी शामिल था। क्या तुम खुद दवा का परीक्षण करने जा रही हो? ये सुनते ही वो मीज़ी का चेहरा एकदम बदल गया, इतना कि वांग युदाओ भी उसे हैरानी से देखने लगा। नहीं, तुम खुद पर दवा का परीक्षण कैसे कर सकती हो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या? ये कहते हुए उसने वांग युदाओ के हाथ से थैला छीन लिया। हालांकि उसने जो लिया वह कुल्फा का पत्ता था। उसने हैरानी से ताज़े कुल्फा के पत्ते को देखा, फिर उलझन में पूछा, यह कोई जंगली सब्जी तो नहीं है? वांग युदाओ ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए कहा, हाँ, इसे असल में एक चीनी हर्बल दवा माना जाता है, लेकिन यह एक जंगली सब्जी भी है। ठीक है बहन, वो क्या मैं आपको दोपहर के भोजन के समय इसे घर ले जाने, इसे धोने, पानी में उबालने और फिर मेरे लिए ठंडा सलाद बनाने का कष्ट कर सकती हूँ? तुम जंगली सब्जियां खाना चाहती हो? वो मीज़ी ने वांग युदाओ को अजीब तरह से देखा, उसकी आंखें मानो कह रही थीं, क्या आजकल भी कोई जंगली सब्जियां खाना पसंद करता है? वांग युदाओ हंसते हुए बोली, दरअसल जब मैं छोटी थी मेरा परिवार गरीब था, इसलिए मैं ये सब बहुत खाती थी। पिछले कुछ दिनों से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, बस मन कर रहा है कि इसे चख लूं। ओह, वो मीज़ी ने वांग युदाओ को अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने बैग उठाया और एक तरफ रख दिया। वांग युदाओ ने उसे देखा, शुरू में उसे याद दिलाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार चुप रही।
अगर उसने ज्यादा कहा तो वो मीजी शायद ज्यादा सोच लेगी। दोपहर 12:30 बजे के ठीक बाद वो मीजी वांग युदाओ का लंच देने के लिए लंच बॉक्स लेकर पहुंची। वांग युदाओ ने लंच बॉक्स खोला और बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए जल्दी से पर्सलेन ढूंढने लगी। शुक्र है, वू मीजी ने जैसा कहा था वैसा ही किया था और मात्रा देखकर लग रहा था कि यह 100 ग्राम के लिए काफ़ी है। तुम इसे ज़रूर ट्राई करो, मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया है, मुझे नहीं पता इसका स्वाद कैसा है। वू मीजी ने उत्सुकता से वांग युदाओ की ओर देखा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, चखा और उसे काफ़ी स्वादिष्ट पाया। वू मीजी की खूब तारीफ की। युदाओ, तुम अभी ओल्ड मास्टर वांग की बीमारी का इलाज कर रही हो, तो भविष्य में तुम्हें खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होगी, है ना? हालांकि जब उसे पहली बार पता चला कि वांग युदाओ ओल्ड मास्टर वांग की बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो उसे थोड़ा अविश्वास हुआ था, लेकिन अब ये सच लग रहा था। जो क्यानरोंग ने कल उसे फ़ोन किया था और बताया था कि उसने वांग युदाओ को वांग परिवार के भोज में देखा था और वांग युदाओ के प्रति वांग परिवार के रवैये के बारे में भी काफ़ी बातें की थीं। बेशक उसे वांग युदाओ के वांग परिवार के भोज में शामिल होने के बारे में पता था, लेकिन अचानक इसकी याद आने पर उसे थोड़ा अजीब सा लगा। यह एहसास कुछ ऐसा था जिसे वह ठीक से बयां नहीं कर पा रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक कर्मचारी जिसने पहले उससे पैसे उधार लिए थे अचानक एक मेहमान में बदल गया। वांग परिवार, वह इस बारे में कैसे शांत रह सकती थी? वांग युदाओ ने वू मीजी की तरफ देखा। उसे हमेशा लगता था कि वू मीजी के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन औरतों के विचारों को समझना स्वाभाविक रूप से मुश्किल होता है और वांग युदाओ उस तरह का इंसान नहीं था जो औरतों के दिल की बात जान सके। बेतुके अंदाज़ा लगाना तो नामुमकिन था, इसलिए उसे पूछने में कोई संकोच हो रहा था। चावल का एक निवाला लेते हुए उसने कहा, दरअसल कुछ नहीं है। वांग परिवार के उन कंजूस लोगों ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, बस पिछली बार थोड़ा सा दिया था। अब सोच रहा हूं तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। वू मीजी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दौड़ गई। उसने भी उसकी भावनाओं को मुस्कुराते हुए दोहराया, उसका चेहरा थोड़ा अलग सा था। तभी वू मीजी का फ़ोन बजा। उसने कॉलर आईडी देखी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। और फ़ोन उठाते ही वांग युदाओ ने देखा कि वू मीजी का चेहरा तुरंत उदास हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रा रुको, मैं अभी आती हूँ। वू मीजी चिंतित दिखी। उन्होंने फ़ोन रख दिया और बाहर भाग गईं। वांग युदाओ ने जल्दी से बचा हुआ पर्सलेन खत्म किया, फिर जाने से पहले वू मीजी को पुकारा, बहन वो क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों है? क्या कुछ हुआ है? जियाओ लिंग स्कूल में मुसीबत में पड़ गई है, मुझे जाना होगा। वू मीजी बेहद चिंतित थी। जियाओ लिंग उसकी जीवन रेखा थी, अगर उसे सचमुच कुछ हो गया तो वू मीजी शायद जिंदा नहीं रह पाएगी। वांग युदाओ रुका, फिर वू मीजी को फिर से बाहर भागते देखकर जल्दी से बोला, बहन वो, मेरा इंतज़ार करो, चलो साथ चलते हैं। वू मीजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सिर हिलाया। जियाओ लिंग को आमतौर पर वू मीजी ही ले जाती थी और वह एक आज्ञाकारी बच्ची थी जो आमतौर पर स्कूल में वू मीजी को कोई परेशानी नहीं देती थी। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अजीब लग रही थी। उसकी चिंतित नज़र देखकर साफ पता चल रहा था कि टीचर ने फ़ोन पर जो कहा था वह काफ़ी गंभीर था। टैक्सी में वू मीजी हाथ मलती रही। टीचर ने फ़ोन पर साफ साफ नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि जियाओ लिंग का किसी से झगड़ा हो गया था और यह काफ़ी गंभीर। एक अच्छा खासा बच्चा किसी से कैसे लड़ सकता है? जल्द ही कार स्कूल के गेट पर पहुंच गई। वू मीजी ने प्रवेश द्वार की ओर जाते हुए शिक्षिका को बुलाया, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। आखिरकार कक्षा का समय हो गया था और बाहरी लोगों को स्कूल में खुलेआम घुसने की इजाज़त नहीं थी। वू मीजी बस इंतज़ार कर सकती थी। वांग युदाओ बस बेचैनी से देख सकता था। सिस्टर वू, चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर में जियाओ लिंग को देख लोगी। वांग युदाओ की राय में जियाओ लिंग एक छोटी सी शैतान थी और उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता था। उसने सोचा कि कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह आखिरकार एक लड़की थी और वू मीजी को इतना चिंतित देखकर क्या वाकई कोई गंभीर बात हो सकती थी? कुछ ही देर बाद एक महिला बाहर आई। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वू मीजी को देखकर वह जल्दी से आगे आए। मिस वू, आप आ गई हैं। कृपया मेरे साथ अंदर आइए। सुरक्षा गार्ड ने शिक्षक को किसी को लेने के लिए बाहर आते देखा, इसलिए उसने उन्हें नहीं रोका और सीधे अंदर जाने दिया। वांग युदाओ बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चला गया। तीनों सीधे ऑफिस पहुंच गए। वांग युदाओ ने देखा कि एक तोंद वाला आदमी और मेकअप से सना हुआ चेहरा लिए एक महिला एक गोलमटोल लड़के को खींच रहे हैं और पास ही जियाओ लिंग खड़ी थी। जियाओ लिंग सूंघ रही थी, उसके छोटे हाथ लगातार उसकी आंखें मल रहे थे। वह बहुत अन्याय महसूस कर रही थी। अपने माता पिता द्वारा खींचे जा रहे लड़के के चेहरे पर कुछ लाल निशान थे। वांग युदाओ ने अपनी भौहें उठाईं, स्वाभाविक रूप से समझ गई कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जियाओ लिंग ने किसी का चेहरा खरोंच दिया था। जियाओ लिंग को देखते ही वू मीजी दौड़कर वहां पहुंची।
जियाओ लिंग मुड़ी और अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। माँ। वांग युदाओ दरवाजे पर खड़ी थी, उस हटे कट्टे आदमी को देख रही थी और उसने देखा कि उसकी नज़रें वू मीजी पर टिकी थीं। जब से वो अंदर आई थी तब से उसके बगल में बैठी महिला, जिसका मेकअप लगभग उतर रहा था, ने दांत पीसते हुए अपनी ऊंची एड़ी उस आदमी के पैर पर जोर से पटकी। अभी भी देख रही हो? वह आदमी दर्द से कराह उठा और बार बार हंसने लगा। महिला ने अपनी नज़रें हटा लीं, फिर वू मीजी को घूरा और जोर से बोली, तुम जुओ लिंग की माँ हो। माँ और बेटी अभी भी एक दूसरे की बाहों में रो रही थीं। वू मीजी ने मुड़कर 3 लोगों के परिवार को देखा, फिर शिक्षिका की ओर देखा। उसे अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई थी और देखने से साफ लग रहा था कि जियाओ लिंग को ही धमकाया गया था। आखिरकार 3 लोगों का दूसरा परिवार भी यहाँ था और बच्ची अभी अकेली थी, इसलिए वह बहुत डरी हुई होगी। शिक्षिका ने वू मीजी की सवालिया निगाहों को देखकर जल्दी से कहा, तुम्हारी बच्ची ने उनके बेटे का चेहरा नोच डाला। तुम जाकर देख सकते हो। उसका चेहरा खुजाया। कोई तो वजह होगी, है ना? कोई बच्चा बिना वजह किसी का चेहरा क्यों खुजाएगा? वू मीजी ने स्वाभाविक रूप से बच्चे के चेहरे पर लाल निशान देख लिए। उसने भौहें चढ़ाईं, फिर जियाओ लिंग को थपथपाया और धीरे से कहा, माँ बताओ, तुमने दूसरे बच्चे का चेहरा क्यों खुजाया? उसने पहले जियाओ लिंग को गालियाँ दी और फिर जियाओ लिंग को धक्का दिया। मैं तो बस आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा था, जियाओ लिंग ने मुंह बनाते हुए प्यार से कहा। वांग युदाओ लगभग हंस पड़ा। इस बच्चे को आत्मरक्षा के बारे में भी पता था, लेकिन बच्चों को अक्सर साथ में खरोंचें और धक्के लग जाते हैं। दोनों तरफ से माफ़ी ही काफ़ी होनी चाहिए, इसे इतना आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि बड़े लोग इसमें शामिल हो जाएं। बकवास। साफ है तुम्हारी बेटी को ज़रा भी तमीज़ नहीं है और उसने मेरे बेटे का मुंह नोच डाला। अब तो वो बात ही पलटने की कोशिश कर रही है। क्या वो थोड़ी बदतमीज़ है? औरत ने वो मीज़ी को घूरा, फिर अपने बेटे को धक्का दिया। ज़ोर से बोलो। ओह हाँ हाँ। जियाओहाई नाम का वो लड़का अभी भी स्तब्ध सा लग रहा था। अपनी माँ से हिलकर उसने जल्दी से जवाब दिया। वांग युदाओ ने मुंह खोला, फिर सिर हिलाया। हर साल अजीब लोग होते ही हैं, लेकिन इस साल तो खास तौर पर बहुत हैं। और माँ ऐसी ही होती हैं। वो माँ, उसने कहा था कि जियाओ लिंग एक शरारती बच्चा है। और जियाओ लिंग का इरादा अपना मुंह नोचने का नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जियाओ लिंग को धक्का देने ही वाला था, इसलिए जियाओ लिंग ने उसे खरोंच दिया। महिला के जोर से बोलने के बाद जियाओ लिंग तुरंत जोर जोर से रोने लगा। हालांकि जैसे ही ये शब्द निकले, वू मीजी का चेहरा तुरंत बदल गया। दरवाजे पर वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर उस जोड़े की तरफ देखा। वू मीजी ने भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर उतार चढ़ाव आ रहे थे। उसने जियाओ लिंग के आंसू पोंछे और आखिरकार खड़ी हो गई। उसने छोटे लड़के की तरफ देखा, फिर उस आदमी और औरत की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों बच्चों को अलग अलग हद तक चोट लगी है। चलो इस मामले को जाने देते हैं। जाने दो, तुम ये बात हल्के में कह रही हो। तुम्हारी बेटी के चेहरे पर कोई निशान नहीं है, इसे ऐसे ही जाने देना। मैं असहमत हूँ। वू मीजी को नर्म होते देख महिला तुरंत माफ़ करने से कतराने लगी। उसने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और आगे कहा, देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के चेहरे के साथ क्या किया। अगर इससे कोई निशान रह जाता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं, ये मामला आज खत्म नहीं हुआ। वू मीजी ने जियाओ लिंग को पकड़ लिया और अपने होंठ काट लिए। हालांकि उसने कहा था कि इस मामले को जाने दो, फिर भी वू मीजी उस एक वाक्यांश, जंगली बच्चे की वजह से बहुत गुस्से में थी। वू मीजी इस वाक्यांश के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील थी। वह जियाओ लिंग के बचपन पर ज्यादा साया नहीं छोड़ना चाहती थी और वह ये भी जानती थी कि हालांकि जियाओ लिंग अक्सर हंसी मजाक करती थी, फिर भी वह अपने पिता को अचानक खो देने के गम में डूबी हुई थी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? वू मीजी ने दांत पीस लिए, फिर आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज़ और भी ऊंची हो गई। औरत ने व्यंग्य किया, हम क्या चाहते हैं? इलाज का खर्चा दो। सच कहूं तो महिला के ऐसा कहने के बाद न सिर्फ शिक्षिका की भौहें तन गईं, बल्कि महिला का पति भी उसे हैरानी से देखने लगा। वांग युदाओ का चेहरा भी तुरंत काला पड़ गया। कुछ लोग बहुत ही घटिया होते हैं, जहां कोई मुसीबत ही नहीं होती वहां मुसीबत ढूंढते हैं। अपनी माँ को पैसे दो। हमने तो ये भी नहीं कहा कि हम तुम्हारे बच्चे से मुआवजा चाहते हैं और तुम तो उल्टा ही पलटवार करने की कोशिश कर रहे हो, वांग युदाओ ने सख्ती से कहा। वांग युदाओ अंदर आने के बाद से ही दरवाजे के पास खड़ा था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया था। उसके अचानक गुस्से से बाकी सभी लोग दंग रह गए। महिला ने देखा, फिर थोड़ी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो? वांग युदाओ ने उस जोड़े की तरफ देखा। गुस्से से सचमुच उसकी बोलती बंद हो गई। कहते हैं शिक्षा माता पिता पर निर्भर करती है, और जाहिर है कैसे माता पिता होंगे कैसे बच्चे होंगे। उसने शुरू में सोचा था कि दोनों तरफ से माफ़ी मांग लेना काफ़ी होगा, लेकिन उसने ऐसे बेशर्म लोगों की उम्मीद नहीं की थी।
अगर जियाओलिंग की बात सच है तो अगर यह मामला अदालत में भी जाता है तो भी तुम कोई मुआवजा नहीं मांग पाओगे। और क्या तुमने अपने बेटे के चेहरे पर निशान नहीं देखा? वह लगभग गायब हो गया है, वांग युदाओ ने बच्चे के गाल की ओर इशारा करते हुए कहा। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ ने बोलना शुरू किया उस आदमी की भौहें अचानक तन गईं। फिर उसने वांग युदाओ को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके हाव भाव अचानक बदल गए और अपनी पत्नी से एक शब्द भी कहे बिना वह कुछ कदम आगे बढ़ गया। वांग युदाओ चौंक गया। क्या बात है, मैंने तो बस कुछ ही वाक्य कहे थे। क्या वह कोई कदम उठाएगा? ठीक है, अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकूं तो कोशिश करूंगा कि यूं ही बातें न करूं। हालांकि यह उनका दफ्तर था, अगर इस आदमी ने कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो वह बिल्कुल नहीं डरता था। साहब, हमें पहले मिलना चाहिए था। वह आदमी 2 कदम आगे बढ़ा और वांग युदाओ के कुछ कहने से पहले ही वह अचानक बोल पड़ा। वह स्तब्ध रह गया, फिर उत्सुकता से उस आदमी को देखा। पहले मिले थे? ऐसा तो नहीं लग रहा था। वांग युदाओ को याद ही नहीं आ रहा था कि वह इतने मोटे आदमी से कभी मिला हो। वांग परिवार के भोज में? ओह ठीक है, तुमने शायद मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा था। क्या तुम उस दिन कोने में वांग चेंगकाई से बातें नहीं कर रहे थे? वह आदमी मुस्कुराया। ओह, तो ऐसा ही है, वांग युदाओ ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक नापते हुए कहा। यह व्यक्ति थोड़ा मोटा था लेकिन छोटा नहीं था। वांग युदाओ के सामने खड़ा वह उससे दुगुना भी लंबा लग रहा था। उसकी बातें सुनकर शायद वह वांग परिवार के भोज में भी गया था। हालांकि उस समय वांग युदाओ के मन में कोई और विचार नहीं था और वह हमेशा वांग चेंगकाई से बातें कर रहा था। आखिरकार वांग चेंगकाई वांग परिवार का सदस्य था और वह जहां भी जाता लोग उसे जरूर देखते, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ लोग वांग युदाओ पर ध्यान देते। हाँ, आज की बात के बारे में मुझे लगता है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। बच्चे खेलते और झगड़ते रहते हैं, माता पिता होने के नाते हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, उस आदमी ने कहा। उस दिन उसने वांग चेंगकाई को एक युवा गुरु के साथ बातें करते देखा था और ध्यान से देखा था, उसे लगा कि वह कोई अनजान व्यक्ति है। दरअसल उस दिन काफी लोगों ने वांग युदाओ को देखा था, हालांकि उनका ज्यादातर ध्यान वृद्ध गुरु वांग पर था। छोड़ देने का क्या मतलब है? आप एक शब्द भी मत बोलो, मैंने कहा। गिरा दो और गिर गया। आदमी तुरंत मुड़ा और अपनी पत्नी को डांटा। महिला ने शर्म से गर्दन सिकोड़ ली, जाहिर है अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए। वांग युदाओ ने दोनों को उत्सुकता से देखा लेकिन मन ही मन मुस्कुराया। पिछली स्थिति से ऐसा लग रहा था कि महिला घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि असल में बड़े मामलों का जिम्मा पुरुष के पास था। हालांकि चूंकि पुरुष अब उससे मुस्कुराकर बात कर रहा था, इसलिए वह अब और गुस्सा नहीं कर सकता था। मुझे सच में माफ करना, मेरी पत्नी ज्यादा समझदार नहीं है। मेरा नाम ली दहाई है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस भाई वांग का नाम क्या है? ली दहाई मुस्कुराया। वांग चेंगकाई से खुलकर बात करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से सरल नहीं था। आखिरकार वह एक व्यापारी था और उसकी नसें बहुत संवेदनशील थीं। हालांकि वह नहीं जानता था कि दूसरा व्यक्ति कौन है, लेकिन ये जानना काफी था कि इस व्यक्ति का वांग चेंगकाई से कोई संबंध है। वांग युदाओ, उसने सिर हिलाया। चूंकि दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, वांग युदाओ ज्यादा कुछ नहीं कह सका। वह शुरू में इस महिला को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह एक छोटी सी बात ही समझ में आ सकती है। ओह, तो आप भी भाई वांग हैं? अगर भाई वांग व्यस्त नहीं हैं तो हम साथ में खाना खाने चलें। इसे हमारी माफ़ी समझो, ली दहाई ने अपने बगल में बैठी वूमीजी और उसकी बेटी को देखते हुए कहा। वांग युदाओ भी उन दोनों की ओर देखने के लिए मुड़ा, फिर अपना सिर हिलाया। मुझे माफ़ करना, मुझे डर है कि इस बार यह काम नहीं करेगा। जियाओलिंग अभी भी रो रही है और मुझे शायद घर जाकर उसे ठीक से दिलासा देना होगा। चलो अगली बार करते हैं। अगर अगली बार मौका मिला तो हम साथ में खाना खा सकते हैं। वूमीजी के हाव भाव देखकर साफ जाहिर था कि वह भी ली दहाई के परिवार के साथ खाना नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि उनका पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा था। ठीक है, अगली बार बात करेंगे। अरे वैसे यह मेरा बिजनेस कार्ड है। ली दहाई मुस्कुराया, उसके चेहरे पर निराशा का जरा भी भाव नहीं था। उसने जल्दी से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और वांग युदाओ को दे दिया। वांग युदाओ ने उस पर नजर डाली। बिजनेस कार्ड पर किसी निर्माण सामग्री कंपनी का जिक्र था, लेकिन उसने ध्यान से नहीं देखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ऐसे में हम अभी चलते हैं। बोलने के बाद उसने वूमीजी की तरफ देखा और फिर तीनों दफ्तर के दरवाजे से बाहर निकल गए। दहाई, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे बेटे के साथ अन्याय हुआ है और तुम नाराज नहीं हो रहे, तुम तो उनकी चापलूसी कर रहे हो। तुमने उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दिया और उन्होंने तुम्हें अपना फ़ोन नंबर भी नहीं दिया। महिला ने ली दहाई को नाराजगी से देखा, अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ नाराज सी लग रही थी। तुम्हें क्या पता,
मैं इस यंग मास्टर से वांग परिवार के भोज में मिली थी और वो वांग चेंगकाई का अच्छा दोस्त लगता है। अगर तुम मुझसे कोई झगड़ा करोगे तो मुझे लगता है कि तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ली दहाई ने वांग युदाओ को जाते हुए देखकर कहा, फिर आगे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बेटे को ठीक से पढ़ाओ। देखो क्या तुम इसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो? महिला के साथ थोड़ा अन्याय हुआ था, उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी हो गई थी। फिर उसने कहा, क्या ये यंग मास्टर वाकई इतने ज़बरदस्त हैं? क्या आज की बात पर इन्हें कोई एतराज़ होगा? अगर इनका वांग परिवार से कोई नाता है तो क्या ये वांग परिवार के लोगों से तुम्हें फंसाएंगे? आखिरकार तुम्हें ये बात सूझी। ली दहाई ने झुंझलाकर अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर आह भरी, छोड़ो भी, अपनी परछाई को देखते हुए, इन्हें इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। मैं वांग चेंगकाई से पहले भी मिल चुका हूँ, ये एक प्रतिभाशाली इंसान हैं। अगर किसी के साथ इनके अच्छे रिश्ते नहीं होते तो ये पूरे भोज में इस यंग मास्टर के साथ बिल्कुल नहीं रुकते। अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें पहचान लिया। चलो चलें। स्कूल के गेट पर वांग युदाओ आगे आगे चल रहा था, जबकि वूमीजी कभी कभी पीछे से उसे देख रही थी। हालांकि उसे पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वांग युदाओ की मदद से चीज़ें बिल्कुल अलग लग रही थीं। ओह युदाओ गेगे, तुम इतनी कमाल की कैसे हो? वो मोटा आदमी तुम्हें देखकर इतना आज्ञाकारी क्यों हो गया? जियाओ लिंग की पलकें अभी भी आंसुओं से भीगी हुई थीं, लेकिन वह अब रो नहीं रही थी। शुई लिंगलिंग की दो आंखें झपक रही थीं जब उसने वांग युदाओ को देखा। वांग युदाओ रुक गया, मुस्कुराते हुए उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। सच कहूं तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक भोज में शामिल होने से लोग उस पर ध्यान देंगे। यह मामला वाकई अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वांग चेंगकाई का अनुसरण करने से वाकई फायदा होता है, और ली दाहाई के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था। बेशक वांग युदाओ समझ गया था कि यह पूरी तरह से वांग चेंगकाई के चेहरे के सम्मान में था, और शायद सामने वाले ने भी उसे कोई युवा गुरु समझा होगा। जियाओ लिंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? पहले कुछ खाने के लिए चलें? वांग युदाओ ने वूमीजी से पूछा, जिसका हाव भाव थोड़ा अजीब लग रहा था। वूमीजी ने दोपहर में ज्यादा कुछ नहीं खाया था, और इस बात की वजह से वांग युदाओ के जिक्र करने के बाद उसे सचमुच थोड़ी भूख लगाई। उसने तुरंत सिर हिलाया, इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं यूं ही खड़ी होकर जियाओ लिंग के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती थी, है ना? वांग युदाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुरा दी। दोपहर के 1 बज चुके थे और सड़कें लोगों से गुलजार थीं। जियाओ लिंग वांग युदाओ के बारे में बहुत अच्छी राय रखता था, उससे लिपट गया और वूमीजी को अकेला छोड़ दिया, जो अजीब नज़रों से वांग युदाओ को देख रहा था। वह बीच बीच में सोच में डूबी अपना सिर भी हिलाती रही। यह इलाका पुराना शहर माना जाता था, जहां दूसरे प्रांतों से अक्सर पर्यटक आते थे। ज्यादातर इमारतें सदियों पुरानी थीं, और एक पुरानी गली होने के कारण जहां बहुत से लोग आते थे, ये काफ़ी चहल पहल वाली थी। तीनों को एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला। मालिक, जो लगभग 30 साल की एक महिला थी, उनके अंदर आते ही उनका स्वागत करने के लिए तुरंत आगे आए। जियाओ लिंग ने दोपहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया था। दोपहर से ठीक पहले झगड़ा शुरू हो गया था। चूंकि वे सभी बहुत भूखे थे, उन्होंने लापरवाही से अपने पसंदीदा व्यंजन मंगवाए और मालकिन से उन्हें जल्दी से तैयार करने को कहा। जैसे ही वांग युदाओ खाना खा रही थी, अचानक बाहर से कई आकृतियां बातें करती और हंसती हुई अंदर आईं। वांग युदाओ थोड़ा रुका और उसका चेहरा तुरंत कुछ अप्रिय हो गया। ज़ेकिन एक आदमी का हाथ पकड़े हुए थी। उसके बगल में कई युवक युवतियां थे जो दोस्त लग रहे थे। हालांकि वांग युदाओ ने उन्हें पहचान लिया। उनमें ज़ेकिन के अलावा ज़ेकिन का एक सबसे अच्छा दोस्त भी था, जिसका नाम शुयू लग रहा था। जब वह ज़ेकिन के पीछे पड़ा था तब वह उसे जानता था, लेकिन जब से ज़ेकिन ने उसे छोड़ दिया था तब से उनका सारा संपर्क टूट गया था। अब देखने से लग रहा था कि ये लोग खरीदारी करने गए थे। जैसे ही वांग युदाओ ने ज़ेकिन को देखा, उसने भी उसे साफ देखा। उसके हाव भाव बदल गए और उसने बगल वाले आदमी का हाथ खींचा, मानो वह वहां से जाना चाहती हो। हालांकि शू युए ने भी वांग युदाओ को साफ देखा और तुरंत दौड़कर अंदर आए और हंसते हुए वांग युदाओ की ओर इशारा किया। ओह वांग युदाओ, तो तुम अभी भी शांगनान शहर में हो? मुझे लगा था कि तुम पहले ही जा चुके हो। शू युए की मुस्कान थोड़ी अजीब थी। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो यह महिला शायद वही थी जिससे वांग युदाओ सबसे ज्यादा नफरत करता था। जब वह ज़ेकिन का पीछा कर रहा था तो यह महिला हमेशा बकबक करती रहती थी, लगातार उसे नीची नज़रों से देखती रहती थी। वह उस तरह की महिला थी जिसे दिखावा करना पसंद था, और वह बीच बीच में उसका मजाक उड़ाती रहती थी। हालांकि उस समय वांग युदाओ के पास सचमुच पैसे नहीं थे, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका। बेशक वांग युदाओ के पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन शुयू को दोबारा देखकर उसे थोड़ी निराशा हुई। इतने कम समय में उसका अपना व्यक्तित्व कितना बदल गया था, इसका उसे आमतौर पर अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उसने शुयू को दोबारा देखा तो उसे समझ आ गया।
शूयू की तरफ देखते हुए वांग युदाओ मुस्कुराया और उसका अभिवादन किया, फिर बेरुखी से खाना जारी रखा। इस तरह के इंसान के लिए वांग युदाओ को लगा कि उससे मुंह मोड़ना भी बहुत मुश्किल है। शूयू कुछ पल के लिए अवाक रह गई, मानो सोच रही हो कि वांग युदाओ को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसने वांग युदाओ की तरफ देखा, फिर खाने की मेज पर बैठे दो और लोगों की तरफ, एक बड़ा और एक छोटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शूयू, चलो कहीं और खाना खाते हैं। ज़ेकिन ने बार में वांग युदाओ को देखने की घटना को गुप्त रखा था और किसी को नहीं बताया था, इसलिए शूयू को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता नहीं था। कहीं और चलें? क्यों, हमें तो यहीं खाना चाहिए। मालकिन, मेन्यू लाओ। आओ आओ जियाओ जून, मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारी मौजूदा गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। कैसा रहेगा, एक दूसरे को जानना चाहते हैं। शूयू ने उन्हें अंदर बुलाया, फिर वांग युदाओ की तरफ इशारा किया और ज़ेकिन के बगल वाले आदमी से कहा। उस आदमी ने चश्मा पहना हुआ था, सभ्य और सौम्य लग रहा था और ज़ेकिन से उम्र में छोटा लग रहा था। उसके रूप रंग से लग रहा था कि अगर उसने अभी अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है तो वह अभी भी कॉलेज में है। खाना खा रही वूमीजी ने यह सुनकर अनजाने में ज़ेकिन की तरफ देखा, फिर वांग युदाओ की तरफ देखा और आखिर में बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे कर लिया। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं और मन ही मन सोचा कि वह चैन से खाना भी नहीं खा सकता। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो उसे देख रहा था, फिर ज़ेकिन पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। उसने कबूल किया कि जब उसे पहली बार सिस्टम मिला और उसकी किस्मत पलटी, तो उसने ज़ेकिन से बदला लेने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच कहूं तो वह उत्साह नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन पिछली बार ज़ेकिन शेन यू के साथ नहीं था और उसने खुद दोनों महिलाओं को गले मिलते देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने कम समय में ज़ेकिन किसी और के साथ संबंध बना चुका हो? ये वाकई थोड़ा अजीब था। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, समूह की तरफ देखा, फिर ज़ेकिन को घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुमने पहले बॉयफ्रेंड बदले हैं, फिर गर्लफ्रेंड। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो अगर मैं कर सकूं तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वांग युदाओ के शब्द बहुत अजीब थे, लेकिन शायद सिर्फ ज़ेकिन ही उन्हें समझ पा रहा था। उसके हाव भाव बदल गए, उसने दांत पीस लिए और जल्दी से अपने बगल वाले आदमी को खींच लिया। चलो चलें। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके पहले से शांत चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभरी और उसने तुरंत वांग युदाओ की ओर इशारा किया, तुमने अभी क्या कहा? अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ कहना होगा तो वह मुझे बताएगी। तुम उसके क्या हो? वांग युदाओ ने हैरानी से उस लड़के को देखा, फिर सिर हिलाया। सच में वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब था। इतना घबराना क्या है, वह तो बस एक गर्लफ्रेंड थी, पत्नी नहीं। और अब क्या वह सचमुच ज़ेकिन के पास वापस जाएगा? ये बिल्कुल नामुमकिन था। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। कंधे उचकाते हुए वांग युदाओ थोड़ा असहाय हो गया। अगर उन्होंने पहले ही ऑर्डर नहीं दिया होता तो वह अब तक जियाओ लिंग और वूमीजी को लेकर चला गया होता। शूयू बहुत ज्यादा काम का बोझ उठाती थी। तनाव बढ़ता देख उसने तुरंत ज़ेकिन के बॉयफ्रेंड को उकसाया। अरे वू जून, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें उकसा रहा है और तुम बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। तुम सच में कोई मर्द नहीं हो। ये शब्द मानो बारूद के ढेर में छेद कर रहे थे। ये वू जून साफ तौर पर बहुत गुस्सैल था। ज़ेकिन की बातें सुनकर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और आगे बढ़ने को तैयार हो गया। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यह आदमी पहले से भी ज्यादा नासमझ था, लेकिन ये शूयू सचमुच पिटाई की मांग कर रहा था। जियाओ जुन, भूल जाओ। जैसे ही वू जुन आगे बढ़ने वाला था, एक और आदमी, जिसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, ने उसे जल्दी से पीछे खींच लिया। ऐसे मामलों में देखने वाले हमेशा ज्यादा स्पष्ट होते हैं। दिन के उजाले में एक व्यस्त सड़क पर अपनी प्रेमिका के पूर्व प्रेमी से सामना होना और सिर्फ एक वाक्य के कारण लड़ने की तैयारी करना बिल्कुल बेतुका था। और तुम, शूयू, चीजों को मत छेड़ो। यह उनका काम है, तुम क्यों दखलंदाजी करते रहते हो? तुम, शूयू ने नाक भान से कुड़ी, फिर वांग युदाओ को घूर कर देखा। हालांकि वांग युदाओ ने उस आदमी को उत्सुकता से देखा। वह एक बहुत ही साधारण आदमी था जो वू जून का सहपाठी लग रहा था। आजकल ज्यादातर लोग चीजों को तार्किक रूप से नहीं देख पाते। जैसे ही समूह झिझक रहा था, अचानक बाहर से एक आवाज आई। कौन कौन लड़ रहा है? जैसे ही वांग युदाओ ने आवाज सुनी, उसके चेहरे पर तुरंत जोश आ गया। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और जियाओ लिंग भी अपनी कुर्सी से उछलती कूदती हुई उसकी तरफ बढ़ी। दीदी, तुम यहाँ हो? जियाओ लिंग यहाँ है। जियाओ लिंग को आज धमकाया गया। दीदी, प्लीज उस आदमी को मेरे लिए पकड़ लो, ठीक है? जैसे ही जियाओ लिंग बाहर भागा, जो क्यानरोंग अंदर आ गई। उसने तुरंत जो क्यानरोंग की जांघ पकड़ ली, उसका मुंह फूल गया और उसकी चमकती आंखों में आंसू आ गए। जियाओ लिंग, अच्छा रहो, चिंता मत करो, बड़ी बहन किसी भी बुरे आदमी को भागने नहीं देगी। जो क्यानरोंग ने जियाओ लिंग के सिर पर थपथपाया, उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने वांग युदाओ की तरफ देखा
फिर कुछ लोगों की तरफ देखा और जोर से बोली, मेरे जियाओ लिंग को किसने धमकाया और किसने पुलिस को बुलाया? मैं थी, अरे नहीं, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। वह महिला रसोई से बाहर भागी, बेतुकी बातें करती हुई। रुकने के बाद उसने कहा, मैंने पुलिस को बुलाया था, मैंने तुम्हारे जियाओ लिंग को नहीं धमकाया। ये सुनकर वांग युदाओ शर्मिंदा हो गई और वू मीजी ने भी अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। हालांकि ज़ेंगकिन और बाकी लोग बहुत नाखुश लग रहे थे। ऐसे मामले में बस थोड़ी सी कहासुनी के बाद पुलिस को बुलाना और उन्हें उस व्यक्ति के बारे में पता होना। मालिक ने पुलिस को बुलाया। सोचने पर बात समझ में आई। यह एक छोटा सा व्यवसाय था और अगर पुलिस बुलाने से पहले ही वे सचमुच झगड़ने लगते तो दुकान शायद तबाह हो जाती। मुझे पता है तुमने पुलिस को बुलाया है, क्या हो रहा है? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था। जो क्यानरोंग ने भौहें चढ़ाईं। वह गश्त पर थी, गाड़ी चला रही थी, तभी उसे एक फ़ोन आया कि किसी ने उसके गश्ती क्षेत्र में एक घटना की सूचना दी है, इसलिए उसे जाकर जांच करने के लिए कहा गया। किसने सोचा था कि उसकी मुलाकात जियाओ लिंग से हो जाएगी? और जब जो क्यानरोंग को स्थिति समझ में आई तो उसके चेहरे पर और भी ज्यादा बेचैनी आ गई। उसने अपना माथा दबाते हुए वांग युदाओ की तरफ देखा और चिढ़कर बोली, तुम फिर से क्यों हो? तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे? वांग युदाओ ने जो क्यानरोंग को अवाक होकर देखा। मैं तुम्हें परेशान करना कब बंद करूंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? उसने ऐसे कहा जैसे वह उसका बेटा हो। छोड़ो, वैसे भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। चलो इस मामले को छोड़ देते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह मेरे साथ पुलिस स्टेशन आ सकता है। जो क्यानरोंग ने शूयू और बाकी लोगों पर नजरें घुमाईं। शूयू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। जो क्यानरोंग को आते देख उसके हाव भाव साफ तौर पर बदल गए। कमजोर को धमकाना और ताकतवर से डरना, यह एक आम बात थी। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह वांग युदाओ वो वांग युदाओ नहीं है जिसे हम जानते हैं? शूयू ने ज़ेंगकिन से फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन ज़ेंगकिन अपना मुंह बंद रखे रही, अपने निचले होंठ को काटती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। वांग युदाओ भी वहां और नहीं रुकना चाहता था। ये देखकर कि वू मीजी लगभग खाना खत्म कर चुका था, वह उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। जियाओ लिंग ने जो क्यानरोंग के पैर को बहुत देर तक पकड़े रखा, लेकिन आखिरकार वू मीजी ने उसे खींच लिया। आखिरकार जो क्यानरोंग उस समय वास्तव में काम कर रहा था। अरे अरे, क्या हो रहा है? तुम पहले ऐसे नहीं थे। जब तुमने वांग युदाओ को देखा था तो तुमने उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाया? वह लड़का बहुत कंजूस हुआ करता था। आज देखा, उसने पैसे दे दिए। वांग युदाओ को बाहर जाते देख शूयुए फिर बोली। ज़ेंगकिन ने दांत पीसते हुए शूयुए की तरफ देखा, फिर मुड़कर रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। हालांकि जैसे ही वे कुछ लोग बाहर आए, उन्होंने वांग युदाओ, वू मीजी और जियाओ लिंग को एक X6 में बैठते देखा। कार तेजी से चली गई। ज़ेंगकिन और शूयुए हैरान रह गए। कार में वांग चेंगकाई ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों से यहाँ मुलाकात होगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। वांग युदाओ मुस्कुराया। ओह, ठीक है, बोली जल्द ही लगने वाली है। मेरे दादाजी ने पहले ही उस जगह के बारे में बयान दे दिया है जहां तुम्हारी दवा की दुकान है, ये गारंटी देते हुए कि हम जीतेंगे। इसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि फार्मेसी चलाना जारी रखना है या स्थानांतरण मुआवजा लेना है। सब तुम्हारे ऊपर है। वू मीजी थोड़ा रुका, फिर वांग युदाओ की तरफ देखा और आखिरकार वांग चेंगकाई को धन्यवाद दिया। अगर फैंग कुन लगातार वू मीजी को परेशान करने के लिए लोगों को न भेजता तो शायद वह इस आदमी को भूल ही जाता। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि क्या फैंग कुन लीहू से नहीं डरता था? अब वह वू मीजी को परेशान करने की हिम्मत क्यों कर रहा था? शाम को वांग युदाओ को दवा की 10 खुराकें मिलीं। वू मीजी के लौटने के बाद वह धीरे धीरे बार की तरफ बढ़ा। ये बार स्वाभाविक रूप से लीहू का था। वांग युदाओ ऐसी जगहों पर कम ही आता था। वह सोचता था कि एक बार उसके पास पैसा हो जाए तो वह शहर के सभी महंगे क्लबों में जाएगा। बेशक आज के वांग युदाओ के पास अभी उतना पैसा नहीं था, लेकिन अगर उसके पास थोड़ा पैसा होता तो भी वांग युदाओ बाहर जाता। तो जैसा जीवन आप दूसरों को जीते हुए देखते हैं, एक बार जब आप उनके स्तर पर पहुंच जाते हैं तो शायद आपको वह पसंद ना आए। बार अब भी पहले जैसा शोरगुल। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसने लीहू को पहले ही फोन कर दिया था। इस बार वह लीहू से अच्छी बातचीत करना चाहता था। हालांकि लीहू अब वू मीजी को परेशान नहीं करता था, लेकिन फैंग कुन समय समय पर परेशानियां खड़ी करता रहता था। हो सके तो उसे उम्मीद थी कि लीहू उसकी मदद कर सकता है और फैंग कुन की अच्छी पिटाई कर सकता है, ताकि वह फिर से ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें न करे। पिछली बार की तरह अब भी उसी जगह बैठे वांग युदाओ भौहें चढ़ा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वह लीहू के ज्यादा संपर्क में नहीं था। सच कहूं तो वह और लीहू बस एक दूसरे से सामान्य परिचित थे। ये व्यक्ति अपने व्यवहार में काफ़ी सहज था और लीहू को वू मीजी की अच्छी छाप थी। अगर उससे वू मीजी को छोड़ने के लिए कहा जाता तो शायद ये नामुमकिन होता। भाई वांग, आप यहाँ हैं। आओ, यहाँ बैठो।
लीहू ने वांग युदाओ को आते देखा तो मुस्कुराया। वह इन दिनों व्यस्त था, इसलिए दवा की दुकान नहीं गया था, लेकिन उसे लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। वांग युदाओ ने सिर हिलाया और बैठ गया, अवचेतन रूप से उसकी तरफ देखता रहा, फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। भाई ली, कुछ बातें हैं जो मैं छिपाना नहीं चाहता। पिछले 2 दिनों से लोग हमारी दवा की दुकान पर आते रहते हैं और घिनौनी हरकतें करते रहते हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? वांग युदाओ ने लीहू के हाव भाव ध्यान से देखे और बिना किसी आश्चर्य के बहुत कुछ समझ गया। हालांकि ये छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन हमारी मालकिन आखिरकार एक महिला है और स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज़ों से थोड़ा डर जाती हैं। मैंने एक को पकड़ा और पूछा तो उन्होंने बताया कि वे फैंगकुन के लोग हैं। भाई ली, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? वांग युदाओ ने लापरवाही से एक गिलास वाइन उठा ली। अगर यह मामला सुलझाया नहीं गया तो शायद यह अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, और कौन जाने एक दिन वो मीजी को भी चोट लग जाए। लीहू ने अजीब तरह से वांग युदाओ को देखा, फिर एक गहरी सांस ली। भाई वांग, मैं इस मामले को कैसे रखूं? तुम्हें पता है, हालांकि हमारा शार्क गिरोह इस इलाके में बहुत शक्तिशाली है, शांगनान शहर ऐसी जगह नहीं है जहां हमारा शार्क गिरोह सारे फैसले लेता हो। वांग युदाओ ने एक भान उठाए, लीहू की तरफ देखा और मन ही मन ठंडी हंसी। शांगनान शहर, मुझे शक है कि इस गली में तुम फैसले भी लेते हो। लेकिन चूंकि लीहू ने कहा कि वह इसे संभाल नहीं सकता, तो वह खुद ही इस मामले को सुलझा लेगा। उसने लीहू की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, भाई ली, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं फैंगकुन को नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसे यह बताने में मदद करो कि अगर वह बार बार परेशान करता रहा तो मैं उसे जरूर अपंग बना दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है, पिछली बार मैं पुलिस स्टेशन से इतनी आसानी से कैसे निकल गया? क्या तुम्हें पता नहीं? लीहू का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी, जो फिर शांत हो गई। सच कहूं तो उसने वांग युदाओ की पृष्ठभूमि की जांच पड़ताल की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग युदाओ के जिले के लोगों से संबंध हो सकते हैं। अगर वांग युदाओ का वाकई इतना मजबूत इतिहास होता तो वह यहाँ क्यों होता? वह फैंगकुन को छोटा समझता था क्योंकि फैंगकुन के पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब जब फैंगकुन का कोई साथ दे रहा था तो उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वांग युदाओ ने लीहू की तरफ देखा। इस तरह की बात के बारे में ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस इंतजार करना था और देखना था। मैं पहले जा रहा हूं, मुझे इस तरह की जगह की आदत नहीं है। भाई ली, मुझे अब भी उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। बेशक, अगर आपको कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। वांग युदाओ खड़ा हुआ, लीहू की तरफ देखा, उसे याद दिलाया और फिर लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकल गया। इस तरह की बात कहना मुश्किल और अप्रत्याशित था। लीहू की तरह उसने भी मन ही मन वांग युदाओ को नरक का श्राप दे दिया था, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह फैंगकुन को नियंत्रित नहीं कर सकता था और उसके पास वांग युदाओ के लिए कोई उपाय भी नहीं था। पिछली बार फैंगकुन और जोऊ जिया ने वांग युदाओ को थाने में बिठाया था, लेकिन वह बस अकड़कर बाहर निकल गया था। उसने बाद में इस मामले की जांच की थी, लेकिन उसे बस इतना पता था कि कोई आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो आया था वह वांग युदाओ को जानता भी नहीं था। हालांकि इससे मामला और भी पेचीदा हो गया। शायद जियाओलिंग की स्थिति के कारण वू मीजी वांग युदाओ के ज्यादा करीब लग रहा था और पहले वाला अजीब सा एहसास भी गायब हो गया था। अब फार्मेसी को प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वांग चेंगकाई ने कहा था कि वे विध्वंस मुआवजा लेंगे या काम जारी रखेंगे, ये वू मीजी की इच्छा पर निर्भर करता है, और वू मीजी ने खुद अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। एक तरफ वह सचमुच इस जगह को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस घर में वे रह रहे थे वह किराए का था, यानी उनके पास अभी तक कोई पक्का घर नहीं था। इसलिए वह दोनों के बीच झूल रही थी। पलक झपकते ही वांग युदाओ लगभग आधे महीने से फार्मेसी में काम कर रहा था। इस आधे महीने के दौरान वांग युदाओ का दर्जा इंटरमीडिएट एपोथेक्री अप्रेंटिस में पूरी तरह से स्थापित हो गया था। हालांकि शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक अभी भी केवल पहली रैंक की थी, लेकिन यह उसके आसपास के मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। बेशक, चूंकि यह एक ईश्वर निर्माण प्रणाली है, इसका अंतिम लक्ष्य अपने नश्वर शरीर को पूरी तरह से त्याग कर अमर बनना है, इसलिए वांग युदाओ के लिए उसे अभी भी कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। इस दौरान जू कियांग ने कई बार फोन किया। पहले तो वह वांग युदाओ के काम के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इस बार उसने ये कहने के लिए फ़ोन किया कि वह मिलने का समय निकालने की योजना बना रहा है। आखिरकार वे पुराने सहपाठी थे और शांगनान शहर में कुछ और सहपाठी भी थे। अगर वे संपर्क कर पाते तो शाम को मिलने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते थे। वांग युदाओ खुशी खुशी मान गया, क्योंकि जू कियांग शांगनान शहर में उसका एकमात्र अच्छा दोस्त था। बाकी सहपाठियों की बात करें तो उन्हें विश्वविद्यालय छोड़े हुए इतना समय हो गया था कि वह ज्यादा स्पष्ट नहीं था। कई लोगों ने दूसरे शहरों में जाने का फैसला किया था, लेकिन शांगनान शहर में कुछ सहपाठी जरूर थे। हालांकि
आज के ज़माने में जब तक आप एक ही छात्रावास में न हो, स्कूल छोड़ने के बाद कौन किसी और को याद रखता है। शाम की हवा बार वाली गली में ठंडी थी। पैदल यात्री दो दो तीन तीन की संख्या में बार के दरवाजे पर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए बैठे थे। काम से छुट्टी मिलने वालों के लिए यह व्यस्त समय था, लेकिन बार वाली गली के लिए यह दिन का अंत नहीं था। जू कियांग ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर इधर उधर देखा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह इंतजार कर रहा था। वांग युदाओ ने इस आदमी को पहले ही देख लिया था, लेकिन इस समय जू कियांग की नज़र वांग युदाओ की तरफ नहीं बल्कि किसी दूसरी सड़क पर थी। वांग युदाओ को यह थोड़ा अजीब लगा। वह जू कियांग के पीछे गया और उस आदमी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, इसलिए उसने सीधे उसकी पीठ थपथपाई। अरे क्या देख रहे हो? जू कियांग कांप उठा, पलटा और देखा कि वो वांग युदाओ था। फिर उसने उसकी छाती थपथपाए। अरे तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया। उसने वांग युदाओ को ऊपर से नीचे तक देखा और जू कियांग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अरे बदमाश, इतने समय से न देखने के बाद तुम इतने ज्यादा मजबूत कैसे लग रहे हो? वांग युदाओ ने जू कियांग की तरफ आंखें घुमाईं। दरअसल शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक की वजह से उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, जो ज्यादातर लोग समझ सकते थे। हालांकि जू कियांग मोटा था और उस पर थोड़ा मांस भी था। अच्छा, तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? वांग युदाओ ने जू कियांग की निगाहों का पीछा किया और पाया कि वहां देखने लायक कुछ खास नहीं था, बस कुछ जंगली मुर्गियां वहां ग्राहकों को लुभाने के लिए खड़ी थीं। ओह ठीक है, इस आदमी की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। क्या हो सकता है कि वो आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हो, खुद, या वह उन्हें किसी ग्रैंड हेल्थ केयर वेश्यावृत्ति के लिए एक व्यंजना में ले जाने के लिए ढूंढ रहा था। कुछ और सहपाठी बाद में आ रहे हैं। लो, मैंने एक जगह बुक कर ली है, हम वहां उस छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। सहपाठी होने के नाते हमें अच्छी बातचीत करनी चाहिए और हम भविष्य में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जू कियांग ने गंभीरता से कहा। वांग युदाओ ने आश्चर्य से जू कियांग को देखा, फिर जू कियांग के माथे को टटोला। अरे उसे बुखार तो था ही नहीं। यह आदमी बकवास क्यों कर रहा था? क्या कर रहे हो? मैं बता रही हूँ, मैंने सुना है कि हमारे कुछ सहपाठी इसे छिपाने में बहुत माहिर हैं। वे साफ तौर पर दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं, लेकिन स्कूल के दौरान उन्होंने इसके कोई लक्षण नहीं दिखाए। काश मुझे पहले पता होता, लेकिन वो लोग हमारे शहर में नहीं हैं, इसलिए हमें इस शहर में बस कुछ ही लोग मिल पा रहे हैं, जू कियांग ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं, फिर उसने जल्दी से बगल की तरफ देखा। वांग युदाओ ने एक भान उठाए और देखा कि एक घरेलू कार आकर रुकी। कार में उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर वांग युदाओ का मुंह फड़क उठा। हा, फोर आइज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी कार खरीदोगे। जू कियांग ने अपनी गर्दन ऊपर उठाए और जल्दी से कार में झांका। वांग युदाओ ने भी ध्यान दिया और देखा कि फोर आइज कार में अकेली नहीं थी। उसके अलावा यह आदमी असल में दो औरतों को साथ लाया था। हालांकि गौर से देखने पर पता चला कि उनमें से एक फोर आइज की गर्लफ्रेंड है। बाहर निकलने पर उनका व्यवहार काफी अंतरंग था। दूसरी फोर आइज की गर्लफ्रेंड की सबसे अच्छी दोस्त एक शांत स्वभाव की लड़की होनी चाहिए। बाहर निकलने के बाद उसने जू कियांग और वांग युदाओ का अभिवादन किया और फोर आइज ने भी वांग युदाओ की तरफ सिर हिलाया, फिर गाड़ी पार्किंग एरिया में ले गया। वांग युदाओ ने जू कियांग को अजीब नज़रों से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी उन्हें दावत देना चाहता था। पता चला कि कोई लड़कियां ला रहा था। इस आदमी को अपना नाम बदलकर जिराफ रख लेना चाहिए। चलो चलो, पहले अंदर चलते हैं। अगर कोई फ़ोन करेगा तो मैं उन्हें लेने नीचे आ जाऊंगा। जू कियांग ने लड़की की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। छोटे से रेस्टोरेंट में घुसते ही सब बातें करने लगे, लेकिन ऊपर जाने से पहले ही जू कियांग का फ़ोन फिर बज उठा। उस आदमी ने किसी जापानी सेना के अनुवादक की तरह फ़ोन उठाया, झुककर और हाथ जोड़कर, फिर जल्दी से नीचे भाग गया। हालांकि वांग युदाओ और बाकियों को ऊपर ले जाने के लिए एक वेटर मौजूद था। शाम हो चुकी थी और जू कियांग ने दूसरी मंजिल पर खिड़की वाली सीट बुक कर ली थी। वांग युदाओ ने एक सीट ढूंढी और बैठ गया। सच कहूं तो विश्वविद्यालय में उसके आपसी रिश्ते अच्छे थे, लेकिन जब सच्चे करीबी दोस्तों की बात आती थी तो शांगनान शहर में जू कियांग ही अकेला था। बाकी कुछ तो बस साधारण दोस्त थे। फोर आइज सिर्फ एक सहपाठी हुआ करता था, एक ही छात्रावास का नहीं। वह जिस प्रेमिका को लाया था वह काफ़ी सुंदर थी, अपने प्रेमी से चिपकी रहने वाली, फोर आइज जैसी ही। और वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त साफ तौर पर फोर आइज की गर्लफ्रेंड जैसी ही थी। अच्छा चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, जू फैंग, और यह वांग ना है जिसका सरनेम भी तुम्हारे जैसा ही है। फोर आइज ने वांग युदाओ की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा। ग्रेजुएशन और नौकरी मिलने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। ये वाकई काफ़ी मज़ेदार था। शांगनान शहर इतना बड़ा नहीं था और हालांकि वे एक ही स्कूल से ग्रेजुएशन कर रहे थे, फिर भी काफ़ी समय हो गया था और यह उनकी पहली मुलाकात थी।
वांग युदाओ मुस्कुराए और सिर हिलाया, इसे शुरुआती परिचय मानते हुए। जल्द ही सीढ़ियों पर ऊंची एड़ियों के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वांग युदाओ ने उधर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चमक उठीं। आओ आओ, सब बैठ जाओ। जू की आंख खुशी से झूम रहा था, मानो उसे अभी अभी कोई गर्लफ्रेंड मिली हो। इस बार एक आदमी और दो औरतें आईं। उनमें से एक औरत वांग युदाओ की पुरानी सहपाठी थी और बाकी को वांग युदाओ पहचान नहीं पाया। उनके रूप रंग से लग रहा था कि वे सब उनकी दोस्त होंगी। हाँ, वांग युदाओ, मुझे पता था कि तुम यहाँ हो। किनलैन बहुत लंबी और दुबली पतली थी। वांग युदाओ ने स्कूल में देखा था कि उसमें एक मॉडल बनने की क्षमता है। बिना जूतों के वह लगभग 1.75 मीटर लंबी थी। 7 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर वह 1.8 मीटर तक लंबी हो जाती है ना। तो स्कूल में किनलैन कक्षा की सबसे लंबी लड़की थी। वांग युदाओ भी उसे देखकर मुस्कुराया। किनलैन का व्यक्तित्व सीधा सादा था और स्कूल के दिनों में उसने खूब हंसी मजाक किया था, लेकिन उसका फिगर और रूप रंग बिल्कुल मेल नहीं खाता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि किनलैन बदसूरत थी, बस वह कुछ खास कमाल की नहीं थी। अगर उसका चेहरा वाकई अनोखा होता तो लोग शायद ये भी कहते कि वह सेलिब्रिटी जैसी हो सकती है। बहन लैन, बहुत समय हो गया मिलते हुए, अब भी पहले जैसी बेफिक्र। वांग युदाओ मुस्कुराए और किनलैन सीधे वहां चली आए और एक कुर्सी खींच ली। उसके साथ एक आदमी था, वह भी बहुत लंबा। एक नज़र में ही साफ था कि यह किनलैन का बॉयफ्रेंड ही होगा। जरूर, तुम मुझे क्या समझती हो? किनलैन अपनी छवि की परवाह किए बिना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने वांग युदाओ की तरफ देखा और फिर कहा, क्या अभी तक सिंगल? देखो, मैं इस बार एक दोस्त को साथ लाई हूँ। कैसा रहेगा? तुम्हें वाकई कड़ी मेहनत करनी होगी। वांग युदाओ ने किनलैन के साथ आई लड़की को देखा और फिर बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुरा दिया। बहन लैन, क्या आप हमारा परिचय नहीं कराएंगी? जू की आंख का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वह काफी देर तक किनलैन को आंख मारता रहा और आखिरकार बेशर्मी से अपने होंठ भींच लिए। साफ था कि वह चाहता था कि किनलैन उस व्यक्ति का परिचय कराए जिसे वह लेकर आई थी। ओह, ठीक है, यह मेरा वर्तमान प्रेमी पैंग टोंग है। काफी प्रभावशाली है ना? और यह मेरी दोस्त यांग किंग है। हम अविवाहित पुरुषों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। किनलैन ने वांग युदाओ और जू की आंख को आंख मारते हुए कहा। उसका आशय बिल्कुल स्पष्ट था। यांग किंग नाम की महिला थोड़ा शर्मा गई और उनका अभिवादन किया। वांग युदाओ ने देखा कि जू की आंख की नज़रें यांग किंग पर टिकी रहीं। बेशक ये बात समझ में आती थी क्योंकि जू की आंख अविवाहित था, लेकिन फिर उसे तुरंत समझ आ गया, कोई आश्चर्य नहीं कि जू की आंख उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित कर रहा था। किनलैन और फोर आइज ने जरूर कहा होगा कि किसी लड़की से मिलवाना है, वरना जू की आंख उनका स्वागत क्यों करता। हालांकि जू की आंख अभी भी कुछ हद तक सभ्य था। उसने उसे फ़ोन भी किया, जाहिर है उसे एक साथी ढूंढने में मदद करने के लिए। लेकिन वांग युदाओ अब ऐसी बातों के बारे में नहीं सोच रहा था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अचानक कुछ ही दूरी पर शोर मच गया। वांग युदाओ ने नज़र घुमाई और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। सीढ़ियों पर एक वेटर ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से घुटनों के बल बैठकर सामान उठाने लगा, जबकि एक आदमी गालियां दे रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह गलती से उससे टकरा गया था। उस समय दूसरी मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं थे। शोरगुल की वजह से कई लोग उस तरफ देखने के लिए मुड़ चुके थे। यांग किंग और बाकी लोगों के चेहरे पर भी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उस आदमी ने जमीन पर सामान उठा रहे वेटर को देखा और तुरंत चिल्लाने लगा, और उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह वेटर पर हाथ उठाने ही वाला था। महिला वेटर ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसका हाथ भी लाल होने लगा। साफ था कि उसके हाथ में जो चीजें थीं वे ठंडी नहीं थीं। इस गर्मी में उसका हाथ साफ तौर पर जल रहा था। यह इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी वह उस युवती से टकराया हो। हाँ, मैंने देखा। लगता है इस इंसान ने शराब पी रखी है। उस युवती का हाथ देखो, वह पूरी लाल है। काश यह इंसान। यांग किंग की भौहें सिकुड़ गईं। वांग युदाओ अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। काश कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। ये तो बस। यांग किंग को यह स्थिति थोड़ी असहनीय लग रही थी। मैं चलती हूँ। जू कियांग ने खर्राटे लिए मेज पर थपकी दी और खड़ी हो गई। किनलैन ने भी अपने प्रेमी की तरफ देखा। पैंग टोंग ने जू कियांग को देखकर मुस्कुराया और फिर दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो गए। यहां तक कि फोर आइज भी खड़ा हो गया। जाने की जरूरत नहीं है, कोई तो संभाल लेगा, वांग युदाओ ने बीच में ही टोक दिया। लेकिन उसके बोलते ही कई लड़कियां उसे अजीब से भावों से देखने लगीं। वांग युदाओ ने उनकी तरफ आंखें घुमाईं और फिर खाना खाने लगा। जैसे ही उसने कहा, जू कियांग दौड़कर आ गया। वह आदमी ज्यादा लंबा नहीं था और उसका शरीर अपेक्षाकृत दुबला पतला था। उसने अपना हाथ उठाया, महिला वेटर के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए तैयार।
हालांकि उसने जो हाथ अभी उठाया था उसे अचानक पकड़ लिया गया और वह नीचे बिल्कुल भी नहीं मार पाया। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक मोटा आदमी उसका हाथ पकड़े हुए था। वह तुरंत चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? जू कियांग ने दूसरे व्यक्ति का हाथ झटक दिया। तभी पैंगटोंग भी उसके पीछे आ गया। वह आदमी पहले तो कुछ और बहस करना चाहता था, लेकिन पैंगटोंग और जू कियांग की शारीरिक बनावट देखकर वह तुरंत पीछे हट गया और गालियां देते हुए दीवार के सहारे नीचे भाग गया। हालांकि भागते समय वह कुछ और अपमानजनक बातें कहना नहीं भूला। युदाओ, क्या तुम बाहर रहकर अपना आपा खो बैठे हो? तुम ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? किनलैन ने वांग युदाओ की तरफ देखा और फिर भी उसे याद दिलाने के लिए बोली। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी भी थी। यह मामला दरअसल लड़कियों पर अच्छा प्रभाव डालने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन वांग युदाओ ने कहा था कि वह इसमें शामिल नहीं होगा। इसका क्या मतलब था? मुसीबत से डरना। अगर वह मुसीबत से डरता भी था तो उसे इतना डरना नहीं चाहिए था। वह आदमी बदमाश लग रहा है। बदमाश का क्या? क्या कोई बदमाश लोगों को धमका सकता है? मुझे लगता है तुम बस डरे हुए हो। वांग युदाओ पहले तो उन्हें समझाना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि जू फैंग, जो इतनी देर से चुप थी, जल्दी से बोल पड़ी और उसे नाखुश नज़रों से देखने लगी। बाकी लोगों की बात तो साफ थी कि वे भी उसे अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे। वांग युदाओ ने कंधे उचका दिए और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह व्यक्ति नीचे भागा, एक मैनेजर आया। हालांकि यह मामला स्वाभाविक रूप से मैनेजर पर छोड़ दिया गया। जू कियांग सीना तानकर वहां आया, फिर मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। चलो जल्दी करो और खाना खाओ। हालांकि वांग ना और यान किंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये साफ था कि वांग युदाओ की मदद न करने की बात उन दोनों पर बहुत बुरी छाप छोड़ गई थी। ये भी अच्छी बात थी कि वांग युदाओ किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं आया था, वरना सिर्फ उस एक घटना से सामने वाला शायद उसे मौत की सजा सुना चुका होता। खाने के दौरान वांग युदाओ बस खाता रहा, खाना खाते हुए जू कियांग से बीच बीच में दो चार बातें करते हुए। वांग युदाओ ने देखा कि जू कियांग पर यान किंग का अच्छा प्रभाव था और वह खाने के दौरान हमेशा उस पर ध्यान देता था। लेकिन ये भी अच्छी बात थी, आखिरकार उसका अच्छा भाई प्यार में पड़ने वाला था। भरपेट खाने और ड्रिंक्स के बाद, हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था, ये साफ था कि जू कियांग की यान किंग से पट गई थी। देखने से लग रहा था कि वे इतनी जल्दी वापस जाने का इरादा नहीं कर रहे थे। वांग युदाओ ने समय देखा, अभी शाम ही हुई थी, अभी भी जल्दी थी। क्या बात है, हम किसी बार में जाकर थोड़ा मजा करें। अच्छा लग रहा है। आखिरकार वे सब जवान थे। इतनी देर रात में वे आधी रात से पहले सो नहीं पाएंगे। पेट भर खाने के बाद पीना तो स्वाभाविक ही था। उनके जाने के बाद उन्होंने यूं ही एक बार ढूंढ लिया और अंदर चले गए। वांग युदाओ ने साइनबोर्ड की तरफ देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। एक बार के सफल होने के लिए सजावट का अंदाज जरूर अच्छा होगा। इस बार का स्टाइल काफी अच्छा था, एक रेट्रो स्टाइल जिसमें पुराने जमाने की शान थी। जू कियांग पहले से ही यान किंग पर फिदा हो चुका था। जहां तक किनलैन की बात है, उसने वांग युदाओ को वांग ना से ज्यादा घुलने मिलने का इशारा किया। आखिरकार वांग ना भी तो सिंगल थी। इस बार वो जिन दो लोगों को लेकर आई थी, वो असल में वांग युदाओ और जू कियांग के लिए थे। वांग युदाओ को किनलैन के इरादे कैसे पता नहीं चल सकते थे। हालांकि वो इस नेकदिली की कद्र ही कर सकता था। सबसे अहम बात यह थी कि वांग ना उसकी पसंद की नहीं थी। जू कियांग ने उनके लिए सीटें ढूंढी और फिर जल्दी से ड्रिंक्स मंगवाईं। कुछ युवा लोग शराब पीते हुए जाहिर तौर पर बेकाबू थे। हालांकि इस बार का माहौल काफी अच्छा था, ज्यादा लोग ज्यादा शोर नहीं मचा रहे थे। वांग युदाओ ने दिलचस्पी से इधर उधर देखा। हालांकि लीहू ने साफ साफ नहीं कहा था, उसे वो बार याद था जिसका जिक्र लीहू ने किया था, और यही वो बार होना चाहिए। यानी अगर वो गलत नहीं था, फैंग कुन इस बार में था। लगभग 10 मिनट तक शराब पीने के बाद वांग युदाओ की नज़र अचानक दरवाजे पर पड़ी और फिर वह एकदम से ठिठक गया। वह मुस्कुराया, उसे एहसास हुआ कि फैंग कुन की जगह मुसीबत आ गई है। उसने जू कियांग और बाकी लोगों की तरफ देखा जो अभी भी शराब पी रहे थे, फिर अपना सिर हिलाया। ये लगातार मुसीबत थी। उसने आज उन तीनों को इसलिए बुलाया था क्योंकि वह मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था। पहली बात, उस स्थिति में अगर आप फिर भी मुसीबत ढूंढने निकल पड़े तो छोटी सी बात भी बड़ी हो जाएगी। बेशक सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस उम्र के अपराधी कभी नुकसान नहीं उठाते, और अब वे यहाँ थे। कई लोग यान किंग और दूसरी महिलाओं के पास आए, हल्के से मुस्कुराते हुए। उनकी मर्जी के बिना वे सीधे यान किंग के बगल में बैठ गए और उनका एक हाथ तो उसकी पतली कमर पर भी था। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, जू कियांग उठ खड़ा हुआ और दहाड़ा, अपने कुत्ते के पंजे उससे हटाओ। जू कियांग की चीख सुनकर वांग युदाओ भी हैरान रह गया। उस आदमी ने यान किंग को बाहों में जकड़ रखा था और उसने कुछ नहीं कहा था, फिर भी यह आदमी तुरंत चिल्ला उठा।
ऐसा लग रहा था जैसे प्यार सचमुच लोगों को अंधा बना देता है। और इस आदमी ने शायद उस आदमी पर ध्यान भी नहीं दिया होगा जिसे उन्होंने पहले डराकर भगा दिया था, है ना? सबको अपनी ओर देखते देखकर जू की आंख को अजीब लगा, लेकिन यान किंग की कमर पर रखे हाथ को घूरते हुए उसकी आंखें अभी भी जल रही थीं। क्या कहा तुमने? हिम्मत हो तो फिर से कहो। सोफे पर बैठे आदमी का चेहरा काला पड़ गया और वह तुरंत जू की आंख पर चिल्लाया। तभी जू की आंख ने भी तुरंत अपने पीछे खड़े व्यक्ति को देखा। ये व्यक्ति और कौन हो सकता है सिवाय उसी के जिसने पहले छोटे से रेस्टोरेंट में हंगामा मचाया था। उस व्यक्ति ने सोफे पर बैठे आदमी को आंख मारी, जो तुरंत खड़ा हो गया, और उसके पीछे उसके 5-6 अधीनस्थों ने जू की आंख को घेर लिया। तुम क्या कर रहे हो? उनका आक्रामक रुख देखकर यान किंग भी वास्तविकता में लौट आए। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। हम क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ की बॉस हूँ। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम तीनों रुको और हमारे साथ थोड़ा मजे करो और बस। बोलते हुए उसने उन महिलाओं, खासकर किनलैन को देखते हुए गहरी सांस ली। उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी कसी हुई कमर और उभरी हुई छाती इन दरिंदों के सिर में खून दौड़ा रही थी। अपने सामने खड़े लोगों को देखकर वांग युदाओ के होंठ एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गए। जो जलन उसे पहले महसूस हुई थी वह इन लोगों के आते ही भड़क उठी। इस समय किनलैन और बाकी लोग भी समझ गए कि क्या हो रहा है। उसने अपने बगल में रखे पैंगटोन के कपड़े खींचे। पैंगटोन ने किनलैन का हाथ थपथपाया, उसे डरने का इशारा किया, लेकिन पैंगटोन का चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी स्थिति में ये परेशानी का सबब बनने वाला था। आखिरकार यहाँ बहुत सारी औरतें थीं और ये अपराधी लोगों को इकट्ठा कर सकते थे। इसका मतलब शायद ये था कि वे आम नहीं थे। धिक्कार है, आंकड़ों पर भरोसा करने की हिम्मत मत करना। अगर हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। गुस्से से भरकर जू की आंख ने सीधे अपने सबसे नज़दीकी व्यक्ति पर लात मारी। आज वह बहुत खुश था, आखिरकार कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा रहा था। दरअसल वह पहले भी इस आदमी का बहुत आभारी रहा था, क्योंकि इसी आदमी ने उसे एक अग्रणी बनने का मौका दिया था, और लौटने के बाद उसने साफ तौर पर पाया कि यान किंग उसके लिए पहले से थोड़ी बेहतर थी। हालांकि इस तरह की बात एक बार के लिए काफ़ी थी, बार बार ऐसा करना थोड़ा ज़्यादा था। एक चीख सुनाई दी और जो माथा थोड़ी देर पहले ठीक था अब अपनी जांघें पकड़े ज़मीन पर तड़प रहा था। वांग युदाओ का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतना खूंखार होगा। ऐसा लग रहा था जैसे औरतें सचमुच मर्दों को हथियार बना देती हैं। जू की आंख की तेजी से हैरान बाकी लोगों को तुरंत अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। अनजाने में उनकी जांघें कस गईं और जू की आंख की तरफ आंखें घुमाने लगे। वे अवाक रह गए। इस आदमी ने ऐसी हरकत कैसे सीखी? अभी उसकी लात की ताकत को देखते हुए जमीन पर पड़े उस आदमी को शायद भविष्य में कोई खुशी नहीं मिलेगी। तुम यही मांग रहे हो, कमीने? भाइयों, पकड़ो इसे। इस बच्चे को इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत करते और अपने ही भाई पर हमला करते देख वह आदमी आग बबूला हो गया। उसने हाथ हिलाया और जू की आंख को घेर चुके लोग एक एक करके आगे दौड़ पड़े। इन लोगों को देखकर जू की आंख की आंखों में निर्दयता की चमक आ गई। पीछे क्या हो रहा है इस पर ध्यान न देते हुए उसने सीधे सामने वाले पर मुक्का मारा। वह जोरदार मुक्का सीधे एक युवा अपराधी की नाक पर लगा। हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी और अपराधी का दुबला पतला शरीर उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह बच्चा अब विकृत होने से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जू की आंख को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके पूरे शरीर में जलन फैल गई। ये जानते हुए कि उसे मारा गया है, जू की आंख को कोई परवाह नहीं थी। दर्द सहते हुए वह अचानक घूम गया। चूंकि तुमने मुझे एक बार मारा है, अगर मैं तुम्हें वापस नहीं मारता क्या मुझे कोई नुकसान नहीं होगा? उसने एक पैर से लात मारी और जैसे ही उसने अपना शरीर घुमाया उसने दूसरे अपराधी पर एक लात मारी। एक चीख के साथ जू की आंख ने एक और अपराधी को कई मीटर दूर फेंक दिया। जू की आंख की ताकत देखकर वांग युदाओ की आंखें चमक उठीं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना सख्त स्वभाव का होगा। वे इतने लंबे समय से रूममेट थे, उसने कभी ध्यान कैसे नहीं दिया। जल्दी मदद करो, किनलैन ने पैंगटोन को धक्का दिया, जिसने ओह कहा और लापरवाही से एक बियर की बोतल उठाई और उसे एक अपराधी के सिर पर तान दिया। यहाँ हुई इस लड़ाई ने तुरंत बार में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसी घटनाएं बार में आम थीं, हर कुछ दिनों में होती रहती थीं। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, फिर चारों तरफ वीआईपी सेक्शन की ओर देखा। आमतौर पर बाउंसर ऊपर होते थे। जरूर कुछ ही देर में लोगों का एक समूह वहां आ गया, लेकिन वांग युदाओ ने देखा कि फैंकुन उनमें से नहीं था। 4 आंखों वाला शरीर स्पष्ट रूप से लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए वह सोफे पर बैठा रहा। हालांकि उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, शायद उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। किनलैन कभी कभी वांग युदाओ की ओर देखती, उसके चेहरे पर निराशा के भाव झलकते।
हालांकि जू कियांग और पैंगटोंग काफ़ी मजबूत थे, लेकिन 7 लोगों से 2 लोगों का लड़ना साफ तौर पर भारी था। जल्द ही दोनों को कई वार झेलने पड़े। एक पल वांग युदाओ ने अचानक भौहें से कुर्री और फिर उसका पहले से बैठा हुआ शरीर अचानक बाहर निकल आया। अपराधियों में से एक को धुंधलापन दिखाई दिया, उसके पेट में दर्द हुआ और फिर उसकी चेतना धुंधली पड़ गई। लगातार टकराने की आवाज़ों के साथ लगभग 1.7 मीटर लंबा अपराधी पीछे की ओर उड़ गया और पास की एक मेज से जोर से टकराया, जिससे आसपास के लोग डर गए और उनके चेहरे पर पीलापन आ गया। हम चाकू चलाने की हिम्मत, धिक्कार है, एक हल्की सी घृणा भरी आवाज़ सुनाई दी। इस समय वांग युदाओ ने अपना सुस्त शरीर तान दिया, दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था। वांग युदाओ की अचानक हरकत से एक आदमी चौंक गया, एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसके शरीर में दर्द हुआ और जू कियांग ने उसे उड़ा दिया। बाहर आराम से समय भी नहीं बिता सकते, क्या लड़ाई मज़ेदार है। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, अपने सामने खड़े अपराधियों को बड़ी घृणा से देखा। उसने एक पैर उठाया और उनमें से एक को सीधे लात मारकर उड़ा दिया। इसकी जोरदार आवाज़ सुनकर बार में बैठे कुछ लोग चीख पड़े, अभी भी खेलना चाहते हो। कई लोगों को लात मारने के बाद वांग युदाओ ने हैरान जू कियांग की ओर मुड़कर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। आज के ज़माने में हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। जू कियांग जैसे लोग हालांकि काफ़ी अच्छे होते हैं, अंततः नुकसान ही उठाते हैं। बेशक समस्याएं आने पर काया बनने की बात नहीं थी, बल्कि दिमाग भी लगाना पड़ता है। अगर वह घटना दिन में नहीं हुई थी तो अब ये कैसे हो सकता है। जू कियांग ने गटक लिया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह गौर से वांग युदाओ को देखने लगा। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उसने कहा, युदाओ, क्या ये तुम सच में हो? अरे, क्या तुमने पालक खाया? क्या तुम पोपे हो? वांग युदाओ ने जू कियांग की तरफ आंखें घुमाईं, दूसरों की अजीब निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए, फिर अपने हाथ में चाकू तौला। किनलैन भी वांग युदाओ से चौंक गई थी, लेकिन आखिरकार वह संभल गई। हालांकि अब वह अपने पुराने सहपाठी को समझ नहीं पा रही थी। स्नातक होने के बाद वह इतना कुशल कैसे हो गया, या वह हमेशा से इतना कुशल था और उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब हम शायद थोड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। मंच के पीछे से निकले कुछ लोगों को देखकर पैंगटोंग ने अपना हाथ रगड़ा। हालांकि वह वांग युदाओ की हरकत से स्तब्ध था, उसे यकीन नहीं था कि वे यहाँ से सुरक्षित निकल पाएंगे। इस हंगामे ने इस बार में बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया था और अगर उन्हें हर्जाना भरना पड़ा तो वे ज़रूर लूटे जाएंगे। क्या तुम ही यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहे हो? उस व्यक्ति ने अखाड़े में गुंडों की तरफ एक ठंडी नज़र डाली, उसके दिल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। जब लड़ाई शुरू हुई तो वह पहले ही दौड़कर वहां पहुंच गया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना तेज होगा, किसी को एक ही झटके में बाहर निकाल देगा। अरे नहीं, हम कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रहे, जमीन पर पड़े ये लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर वांग युदाओ ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी जरूर उन गुंडों को जानता होगा। ओह, भौहें चढ़ाते हुए उस आदमी ने भावशून्यता से वांग युदाओ को देखा। उसने साफ देख लिया था कि वांग युदाओ ही अचानक मामले को सुलझाने के लिए बीच में आया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना कमज़ोर सा दिखने वाला युवक इतना ज़बरदस्त होगा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम आत्मरक्षा में काम कर रहे थे, परेशानी मोल लेने की कोशिश में नहीं? उस आदमी ने भौहें चढ़ाईं और कहा, फिर अपनी उंगलियां छू लीं। जो लोग उसे जानते थे वे समझ गए कि यह इस हत्यारे देवता का खास इशारा था जब वह अपना आपा खोने ही वाला होता था। इस आदमी का नाम लियू डोंग था, जिसे नदी पार करने वाला ड्रैगन कहा जाता था। वह यहाँ एक जाना माना नाम था जो अक्सर बार में झगड़े और विवाद सुलझाता था। आमतौर पर उसके आते ही मामला सुलझ जाता था। समय के साथ वह थोड़ा घमंडी हो गया था, खुद को एक बड़े बॉस जैसा महसूस कर रहा था। वांग युदाओ ने उस आदमी की तरफ देखा, फिर उसे याद आया कि लीहू ने क्या कहा था। ऐसा लग रहा था कि यही वो शख्स था जिससे लीहू को डर था। हाँ, हम और क्या कर सकते थे? हम तो बस ग्राहक हैं। क्या हमें उन गुंडों को लूटना चाहिए या उनके सामने गुंडों जैसा व्यवहार करना चाहिए? ये देखकर कि वह आदमी गुंडों को बचाना चाहता था, वांग युदाओ ने अपनी बात कहने से खुद को नहीं रोका। उसे इस आदमी से तुरंत नफरत हो गई। ऐसी जगह का प्रभारी होना ठीक था, लेकिन कम से कम उसे अपनी आंखें तो खुली रखनी चाहिए थीं। ये साफ था कि उसके पक्ष के लोग पीड़ित थे, फिर भी उन्हें बदला लिया जा रहा था। बेशक चूंकि वह इस बार यहाँ था तो उसे फैंग कुन को ढूंढना ही चाहिए था। वह इस खतरे को अपने आसपास नहीं रखना चाहता था ताकि बाद में उसे घिन आए। बच्चों को बोलते समय सावधान रहना चाहिए। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बात करना नहीं सिखाया? वांग युदाओ की बातें सुनकर लियू डोंग का चेहरा काला पड़ गया और वह तेजी से वांग युदाओ की ओर बढ़ा। लियू डोंग को वांग युदाओ के पास आते देख किनलैन और बाकी लोग चिंता में पड़ गए, लेकिन समझदारी से उस समय चुप रहे। मुझे लगता है ये श्रीमान लियू डोंग ही होंगे। वांग युदाओ मुस्कुराया। लियू डोंग आगे बढ़ने ही वाला था कि वांग युदाओ ने अचानक उसका नाम पुकारा, जिससे वह थोड़ा रुक गया।
हालांकि बहुत से लोग उसका नाम जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग उसे नाम से पुकारते थे और फिर भी वह बहुत घमंडी था। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, मिस्टर लियू, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं आपको ऐसा कहूँ। मैंने सुना है कि आपने खूब पैसा कमाया है और आपके हुनर कमाल के हैं। आपने ज़रूर बहुत मेहनत की होगी। लेकिन ये मत सोचिए कि सबको धमकाना इतना आसान है। 2 शर्तें। 1, फैंग कुन को बुलाओ। दूसरी, अगर इन गुंडों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो मुझे सच में यकीन नहीं होता। मेरे दोस्त को 13 बार मुक्का मारा गया। अच्छा, मैं तुम्हें एक डिस्काउंट दूंगा, 10,000 प्रति मुक्का। क्या कहते हो? वांग युदाओ के शब्द इतने दबंग थे कि जू कियांग उसे पहचान ही नहीं पाया। ये आदमी इतनी आभा से कब बोल पाया? न सिर्फ वो, बल्कि आसपास के लोग भी हैरान थे। 10,000 प्रति मुक्का, क्या वो मजाक कर रहा था? किनलैन, वांग ना और जू फैंग भी दंग रह गए। क्या ये लड़का पैसों के लिए पागल था? यूं ही 1,30,000 की मांग कर रहा था। ये तो बैंक लूट ही लेगा। हालांकि लियू डोंग को इससे कोई गुस्सा नहीं आया। उसे दूसरे विकल्प की नहीं, बल्कि पहले विकल्प की परवाह थी, फैंग कुन को बुलाना। उसके लहजे से लग रहा था कि इस व्यक्ति को फैंग कुन से कोई शिकायत है। लेकिन फैंग कुन इस समय उसके संरक्षण में था, युवा मास्टर जोऊ ने खुद कहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह फैंग कुन को नहीं सौंप सकता था। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। खैर, अगर ऐसे घमंडी व्यक्ति को अच्छा सबक नहीं सिखाया गया तो यह वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। दृढ़ मन से लियू डोंग ने उपहास किया और सीधे ऊपर की ओर लात मारी। लियू डोंग को उस पर हमला करते देख वांग युदाओ बस थोड़ा सा मुस्कुराया। उसका दुबला पतला शरीर भी इस समय हिल गया। बिना किसी दिखावटी चाल के बस एक मुक्का मारा गया। वांग युदाओ की मुट्ठी सीधे लियू डोंग के एक चाबुक के वार से टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ लियू डोंग ने उसके गाल की हड्डी को जोर से काटा और उसके पूरे पैर में एक चुभने वाला दर्द फैल गया। हालांकि वह यहीं नहीं रुका। उसने अपना शरीर घुमाया, एक पैर पर गिरा और दोनों मुट्ठियां जोर से मारी। वांग युदाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस आदमी के हुनर वाकई बहुत अच्छे थे, कम से कम ली हू से तो ज्यादा ही। कोई आश्चर्य नहीं कि ली हू लियू डोंग से बहुत सावधान था। अपनी पिछली बातचीत में उसने लियू डोंग का जिक्र तक नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि ली हू हमेशा से लियू डोंग से दबा हुआ था। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। उसकी मुक्का तुरंत कोहनी में बदल गई। ऐसी उबाऊ लड़ाई जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देनी चाहिए थी। लियू डोंग को मुक्का मारते देख वांग युदाओ ने उसे पकड़ लिया, फिर उसकी दाहिनी कोहनी सीधे लियू डोंग के पेट से टकरा गई। लियू डोंग को लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग फट जाएंगे। उसका शरीर कांप उठा और उसके मुंह से अनायास ही लार बहने लगी। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। मंद रोशनी वाले बार में बहुत कम लोग बिजली की गति से हो रही इस लड़ाई को साफ देख पा रहे थे। जब तक सब होश में नहीं आए, उन्हें एहसास नहीं हुआ कि लियू डोंग जमीन पर पड़ा है। पूरी जगह सन्नाटा था, बस कुछ लोगों के लार निगलने की आवाज आ रही थी। किनलैन और बाकी लोग सदमे में थे, लेकिन उनके आश्चर्य के बीच अभी भी एक शक की लकीर थी। क्या ये वाकई बूढ़ा वांग युदाओ था? ये तो सुपरमैन था। काफी देर बाद वांग युदाओ धीरे से नीचे बैठा और बोला, क्या अब बस हो गया? वांग युदाओ की बातें सुनकर सभी थोड़े चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इतना आक्रामक होगा, लेकिन ये याद करते हुए कि उसने पहले ही कड़वी सच्चाई बता दी थी और उसका दुश्मन क्रॉसिंग द रिवर ड्रैगन था, सभी को शांति और न्याय का एहसास हुआ। लियू डोंग के विकृत चेहरे को देखकर वांग युदाओ को जरा भी दया नहीं आई। इस समाज में तो बलवान ही कमजोरों का शिकार करते हैं। चूंकि हर कोई दुष्ट था तो वो भी एक बड़ा खलनायक बन जाएगा। एक और सवाल, क्या तुम इसे दोगे या नहीं? उसके हाव भाव बदल गए और वांग युदाओ की राक्षसी आभा ने तुरंत लियू डोंग को घेर लिया। इस क्षण लियू डोंग को अचानक भय का एहसास हुआ और उसकी दर्द भरी चीखें तुरंत गायब हो गईं। हालांकि उसके कांपते शरीर से यह अभी भी स्पष्ट था कि लियू डोंग उस समय कितना दर्द सह रहा था।